बहुत ज़रूरी रहता है कि इससे ज़्यादा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो यार, मैं तो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए फिर भी आसान है। पता है, आपकी जगह पर बैठ के 2 घंटा सुनना ना इतना इजी टास्क नहीं है। आप मेरे से ज़्यादा मेहनत वाला टास्क कर रहे हो। अगर आपको सस्टेन्ड में फोकस रहना है तो आप शांति से बैठे हुए हो, दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा है। जैसे स्कूल में चलता था, टीचर पता चला लेक्चर बहुत लंबा ले रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा पंखा गिरेगा तो पूरे क्लास में कैसे बचाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ भी ऐसे ही होता है। 2 घंटा बैठ के उस साइड सुनना, कैमरे के उस साइड। तो अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ऑन करके फोकस होके बैठिए। मेरा क्या उद्देश्य है भाई, तुम फी दे के आ चुके हो, मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम एग्जाम में क्वालिफाई कर लो। चाहे तुम बीएड में एडमिशन लो ना लो, क्या करियर प्लानिंग है नहीं है, क्या है, चेंज करोगे वो अलग बात है। इट्स नॉट अबाउट इट कि तुम जाके एडमिशन ले रहे हो कि नहीं। अपनी भी औकात चेक करने की जरूरत है कि अभी मेरा क्वालिफाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एडमिशन लेना दूसरी बात होती है, क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज़ भी चेक करिए। ऑल्सो देखिए, लास्ट क्लास में जब क्लास ओवर हो रहा था तो किसी ने मेरे से पूछा कि सर, आपने बोला कि कैंडिडेट्स को कोशिश करना चाहिए कि 4 से 5 फॉर्म फिल करें। तो किसी ने कहा कि सर, आपको नहीं लगता कि एक ही एग्जाम पर फोकस रहना चाहिए? हाँ, मतलब सुन के तो सही लग रहा है जो तुम बकवास कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे का जो रैशनल दे रहा हूँ वो देखो। अभी ये तो करके मार्च में फ्री हो जाओगे, और तुमको ऐसी गलतफहमी क्यों हो रही है कि तुम सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब आपको ऐसी गलतफहमी कैसे हो सकती है? अरे 6,000 छोड़ो, 60,000 रुपये भी फी दे के पढ़ रहे हो तो भी कोई गारंटी नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लोगे, सीट बहुत लिमिटेड होता है। तो आपको ऐसी गलतफहमी क्यों हो रही है कि आप फॉर्म फिल करोगे सिलेक्शन हो ही जाएगा? और अगर तुमको इतना कॉन्फिडेंस है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर डर क्यों रहे हो? फिर दूसरा एक और फॉर्म भी फिल किए रहो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग टू रिलाई टू मच ऑन बैकअप, बिकॉज रिलाइंग टू मच ऑन बैकअप दैट सिंपली मींस यू हैव टू गेट रेडी फॉर पैकअप। बहुत ज्यादा बैकअप का प्लान बनाओगे तो पैकअप तो ऐसे ही हो जाता है। मैं बैकअप बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि अच्छे ऑप्शंस ओपन रखो। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक अच्छा ऑप्शन अपने लिए ओपन रखिए। मतलब कि यू नेवर नो, एग्जाम सेंटर पे गए, बगल में कोई लड़का बैठा है, वो बोल बोल के पढ़ रहा है, तुमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, बीच पेपर के बीच में तुम्हारा कंप्यूटर ऑफ हो गया, तुम एकदम सडनली पिस्ड ऑफ हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एग्जाम सेंटर पे फ्रिस्किंग में कुछ तुम्हारे साथ डिस्कशन हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मूड पूरा खराब हो गया पेपर से पहले। ठीक है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा पेपर देने का एक्सपीरियंस है। एग्जाम में टाइमर उल्टा चल रहा होता है, आपको पता होना चाहिए, टाइमर आपका उल्टा चल रहा होता है। वहाँ 105 मिनट लिखा रहेगा, 104, 103, 102, 101, 100, और जैसे ही 99 लिखेगा तुमको लगेगा भाई कुछ घट गया क्या। ठीक, ठीक है, तो वो टाइमर चलता रहता है। तो पता है वो, देखो एग्जाम में कई तरह का एंग्जाइटी वाली प्रेशर रहते हैं हमारे ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको बैकअप क्रिएट करना है, ये करना। अरे यार, मतलब 2-4 ऑप्शन रहे, क्या बुराई है? ठीक है, 2-4 ऑप्शन होने में क्या बुराई है? ठीक है, तो ये मतलब सिंपल सा एक सॉर्टेड चीज माइंड में रखिए कि अच्छा, हमको 3-4-6 ऑप्शन क्रिएट करना है, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। ठीक है, और हाँ, अपॉर्चुनिटी भी जिंदगी में उसी को मिलती है जो बहुत सारे ऑप्शन पर एक्सप्लोर करता है। क्योंकि आप जो प्लान बना रहे हो, आप अपना लाइफ को पीछे मुड़ के देख लीजिए, कितनी बार आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जो आपने प्लान बनाया है वो प्लान सकुशल मुकम्मल कर लिया हो आपने। आप देखोगे इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्लान बनाया और अपने आप को उससे बांध लोगे, ये चीज़ नहीं करना है हमें। तो हमको प्लान को भी लेकर ये रखना है कि भैया 3-4-6 तरह का हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, हमको एडमिशन लेना है बीएड किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे कॉलेज में हमको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, ये रहे कि भाई हम वहाँ से निकले, हमको कोई ठीक ठाक मिनिमम एक जॉब मिल जाए, आप इस लायक रहो, कल को गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, आप सिलेक्शन होने के मतलब आप लायक रहो। एटलीस्ट जॉब के लिए जाओ तो 40-50,000 30,000 से एटलीस्ट मिनिमम आपको शुरू करने के लिए मिले। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको अभी से ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना होगा कि भैया हमको कई ऑप्शंस पे एक्सप्लोर करना है। अदरवाइज आपको करियर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिखाई देगा, रिजल्ट्स आपको बहुत डिसअपॉइंट करेंगे। जब तक 4-6 पत्ते आप खोलोगे नहीं, 4-6 ऑप्शंस आप खोलोगे नहीं।
एंड इन सब चीज़ों में कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जैसे कि मान लो मेरा कोई एग्जाम मार्च में है, तो मार्च में पेपर दे के फ्री हो गया। अब यार अगला पेपर अगर मेरा मई में है, तो मार्च से मई के बीच में इतना गैप पर्याप्त मात्रा में है कि वापस से मई वाले के लिए तुम फिर नए सिरे से पढ़ सकते हो। क्योंकि भाई जो पढ़ाई तुमने मार्च तक की थी कोई वेस्ट तो हो नहीं गया। ऐसा तो है नहीं कि जो पॉलिटी में यहां पढ़ा रहा हूं तो मई वाले पेपर में पूछेगा तो राष्ट्रपति का नाम बदल जाएगा। ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। या जुलाई वाले में पूछेगा तो कुछ और हो जाएगा। एक सब्जेक्ट तो तुम्हारा प्रिपेयर होते जा रहा है ना। तो लॉन्गर टर्म में कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि सब्जेक्ट पर अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते रहें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा है, शिक्षण अभिरुचि, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया वो आईपी में शिक्षण अभिरुचि पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो जामिया में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ एकदम ब्लैंक हो जाएगा। सब्जेक्ट तो वही है, क्वेश्चन के लेवल में 19-20 का अंतर हो सकता है। तो आप ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा ये सब चीज डेवलप करिए। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर एग्जाम के 10 दिन पहले आते हैं, भाई सब बोलेंगे सर प्लीज 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 कोई बुक बता दीजिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। हमको लगता है 10 दिन तो तुमको सिलेबस समझने में लग जाएगा। हाँ सीरियस बात है। और किसी को बुक सर्च करना है, अभी तुम अमेजोन पर जाओ ऐसे ही सर्च करो, तुमको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। पतली सी किताब रहेगी, ठीक है, उस पर ऊपर लिखा रहेगा CUET BEd COQP 04 COQP 03 जैसा भी सब्जेक्ट कोड रहे, या फिर JMI BEd, इतनी सी पतली सी किताब रहेगी। कुछ नहीं, वो फेल होने के लिए सबसे पर्याप्त ग्रंथ है। मतलब एक होता है कि मान लो पहले 100 नंबर पाके फेल हो रहे होगे तो अगली बार 70 पाके फेल होगे, बस यही फर्क क्रिएट होगा उससे। मान लो अगर खुद से जाते 100 में तुम 60 क्वेश्चन करके फेल होने वाले हो, तो इस तरह की किताब उठा के 50 क्वेश्चन करके फेल होगे, ठीक है। बस यही होगा, जो फेल और पास का जो दायरा है उसको आप और चौड़ा कर दोगे, ठीक है, बस यही फर्क होगा। मतलब कॉमन सेंस से यूज करके देखो, इतनी सी किताब एक सिंगल पब्लिशर या ऑथर ने उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, और वहां पेपर में जानते हो टोटली अलग दुनिया चल रही होती है। जब एग्जाम देने जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, कि हिस्ट्री का ज़्यादा पूछेगा, कि पॉलिटी का ज़्यादा पूछेगा, कि तीनों से नहीं पूछेगा, भर भर के जियोग्राफी पूछेगा, ठीक है। ये आपको कोई आइडिया नहीं होता है। तो हर सब्जेक्ट पे इसीलिए आप देखोगे कोई फैकल्टी जब डेडिकेटेड उसे पढ़ा रहा है तो बहुत टाइम देके आपको चीज़ करवा रहा है। वो टाइम देके क्यों करवा रहा है? क्योंकि इवन वी डोंट नो, ठीक है, इवन यू डोंट नो, और नहीं पता है, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम है। और जितना ज़्यादा इस तरह की एम्बिग्विटी रहेगी उसी तरह कल को गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई जिस बैटलफील्ड में जा रहे हो उस बैटलफील्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए। जिस आंगन में आप युद्ध कर रहे हो उस आंगन की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रिपेयर करें, तभी आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो काम आएगा। लॉजिक सिंपल सा है, लॉजिक सिंपल सा है, पढ़ो कम, रिवाइज करो ज़्यादा। लॉजिक सिंपल सा है, 70 किताब मत पढ़ो, एक किताब को 70 बार पढ़ लो, रिजल्ट ज़्यादा आपको अपने फेवर में देखने के लिए मिलेगा। लॉजिक सिंपल सा है, 75 इधर उधर ये NCERT ये फलाना डिगाना वो कौन सी किताब से पढ़ ले, ये कौन सी किताब से पढ़ ले, सिलेबस नोट किया, टॉपिक नोट किया, बस ये देखो कि इस टॉपिक को कहां से पढ़ लो। कोई सा भी किताब उठा लीजिए, और एंट्रेंस एग्जाम और कल को आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह का एग्जाम देते हो उसका लॉजिक ही यही होता है। उसका लॉजिक ही यही है कि सिलेबस और टॉपिक नोट करिए और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करिए। जितना ज़्यादा टॉपिक आप कवर कर लो, और हाँ जितना ज़्यादा रिवाइज कर लो। अगर आप रिवीजन भी नहीं कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें भी निरर्थक हैं। निरर्थक क्यों है? क्योंकि अभी देखोगे इसके पहले 2 पॉलिटी के लेक्चर्स हो चुके हैं, जैसा ही मैं आपका तीसरा चौथा पांचवा लेक्चर पर आऊंगा आप देखोगे कि आपको ये एहसास होगा कि यार मेरे को मामूली सा MLA MP गवर्नर प्रेसिडेंट इसके बीच का डिफरेंस पूछ दिया जाए तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अगर तुम कंफ्यूज हो जाते हो और मान लो मैंने तुमको घंटा पर बैठा के क्लियर करा भी दिया कि भाई क्या डिफरेंस है, जानते हो प्रॉब्लम कब होगी? जब तुम उसको खुद खाली समय में बैठ के रिवाइज नहीं करोगे। तो जरूरी है कि उसको रिवाइज करें।
जैसे एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी जैसे बच्चा पूछता है मेरे से, अभी आप देखिए कि बहुत सारा ओपन मीट होगा, आप लोग भी ज्वाइन ही करेंगे, देखोगे बहुत सारे बच्चे रैंडमली आएंगे, बोलेंगे सर एनसीईआरटी पढ़ ले हो जाएगा, वो समझ लो पक्का फेल होगा इस बार, जो ये पूछ रहा है उसका फेल होना एकदम तय है, क्योंकि उसको अभी आइडिया नहीं कि एनसीईआरटी में चल क्या रहा है। बिकॉज एनसीईआरटी इज अ बुक दैट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। एनसीईआरटी देखोगे बहुत पतली पतली किताबें होती हैं, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपको किताबों के बीच में पढ़ना होता है, क्योंकि उस एक सेंटेंस से बहुत सारा मतलब निकल रहा होता है। तो एनसीईआरटी इज अ बुक दैट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। और वो बिटवीन द लाइन आप कब रीड कर पाओगे, जब तुमको उसका बैकग्राउंड कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी में जो भाषा लिखी रहती है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड लिखी रहती है, तुम उस लाइन को पढ़ के ना मतलब नहीं निकाल पाओगे। पहले तुमको उसका मतलब क्लियर रहना चाहिए कि भैया हमको पहले से बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है, तब आपको वो एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें जो कुछ भी तुम रीड करोगे तो तुमको देखोगे कि तुम्हारी एनसीईआरटी वाली बुक तुमको ज्यादा मदद कर रही है। और कोई ब्लंटली पूछ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ने हो जाएगा, इसका मतलब ये कि उसको भी कुछ आइडिया ही नहीं कि चल के आ रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब उसका टोटली मिसिंग है एकदम। तो कोशिश ये करिए कि हम टॉपिक को नोट करें, अगर हम एनसीईआरटी देख रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पर कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लियर रहे, ठीक है। एनसीईआरटी इज अ बुक दैट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइंस, मतलब उसके बीच से आपको निकालना पड़ेगा। और हाँ, वो रीड करने से नहीं होने वाला है कि तुम रीड करोगे और मतलब निकाल लोगे, तुम रीड करोगे मतलब निकाल लोगे। कि जैसे कि किसी को मैंने गीता दे दी पढ़ने के लिए कि भैया देख लो श्लोक में क्या मतलब दे रखा है, अरे बहुत जगह पर श्लोक को आपको समझना पड़ेगा क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या फिलॉसफी यहाँ पर दे रहा है, जैसे पढ़ के आगे निकल जाओ। गीता कुरान बाइबल कोई सा बुक ले लो भाई, पढ़ के आगे निकल जाओ। सिर्फ रीड कर रहे हो तो क्या उसका भावार्थ है, हमें ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेम गोस फॉर एनसीईआरटी यार, सेम गोस फॉर दैट बुक। तो आप देखोगे ब्लंटली बच्चे आएंगे बोलेंगे कि ये पढ़ लें हो जाएगा क्या, हाँ अगर पढ़ सकते हो तो हो जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से, अगर आप ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ लेते तो यूपीएससी के टीचर भी यही रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो। तो जब तुम उस लायक हो जाओगे तो फिर यूपीएससी का एग्जाम दे लो, टीचर क्यों बन रहे हो, शिक्षा सचिव बनो, शिक्षा मंत्री बनने का ख्वाब देखो आगे, ठीक है। फिर टीचर बनने के लिए क्यों सोच रहे हो, सोचो शिक्षा सचिव बन जाए। और रही बात टीचिंग की, तो जब मन करेगा शिक्षा सचिव बन के, जब मन करेगा किसी स्कूल में जाके पढ़ा लेना, ठीक है। तो ये चीज़ अगर उससे हो रहा होता सिंपली, तो पहले आपको इन सब चीज़ों पर क्लैरिटी रहनी चाहिए। राइट मुस्कान, नींद तो नहीं आ रही आपको, कल शादी पार्टी में गई थी कहीं, तो इतना नींद क्यों आ रही है आपको जी? आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, हाँ। अच्छा, तो मेरी नानी का ऑपरेशन था तो मम्मी आ गया तो मैं कर देता, लेट सोई थी तो अच्छा इसीलिए नींद आ रही है, ठीक है। तो कैसे मैनेज करोगे घंटे भर? अभी आ गई, अभी आई है जस्ट थोड़ी देर पहले। नहीं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम कैसे मैनेज करने वाली हो? मैं कर लूंगी। अच्छा कर लोगी मैनेज, देखना हाँ। तुम्हारी वजह से मैं ना सो जाऊँ। हाँ ठीक है, चलिए खैर। तो सानिया कीप योर कैमरा ऑन एंड स्वयं गोज फॉर दिलकश। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो यार किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हो ना, तो उस पर सबसे पहले ना एग्जाम के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, क्लैरिटी डेवलप करो, और देखो कि उस किताब को हमको, जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमको 2 से 4 बार पढ़ना है, टॉपिक को हमको समझना है। फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कोई सा भी किताब पढ़ रहे हो, तब आपकी समझ डेवलप होगी। अदरवाइज आप रीड करते रहो, कुछ नहीं समझ में आएगा क्या चल रहा है, कुछ भी। और नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमज़ोर हो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। बात बस इतनी सी है कि तुमने कभी शिद्दत से देखा नहीं, और ज़िंदगी कभी इतना फुर्सत देती नहीं है शिद्दत से देखने के लिए। और क्लासेस का जानते हो क्या है कि अभी ख़त्म होगा, तुम रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब रिवाइज, दिक्कत ये नहीं कि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, अब समझिएगा बात को, दिक्कत ये नहीं कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, दिक्कत जानते हो क्या है, क्लास ओवर, उसके बाद रिलैक्सड हो गया, उसके बाद किसी को फ़ोन मिलाया, किसी का फ़ोन आ गया, उससे गप करने लगे, और उसको बता रहे हैं कि वो XYZ वर्मा जी की लड़की नहीं थी, वो पता चला उसके, वो कह रही थी भाई भाई कह रही थी, वो उसका बॉयफ्रेंड है, तुमको पता है, पता चला उससे उसका अफेयर चल रहा है, गया उधर भारत के राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट गया। अच्छा तुमको, तेरे को पता है बहन, गए प्रधानमंत्री भी गए। उसके बाद अच्छा अच्छा और बता तेरा कैसा चल रहा है, गया लोकसभा राज्यसभा का डिफरेंस भी गया।
पॉइंट ये है कि पढ़ने के बाद दिमाग में क्या डाल रहे हो। इमेजिन करो पढ़ने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से बात किए जो तुमसे कहता है कि यार लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीटें नहीं है, प्रेजेंट में 543 सीटें हैं, कोई एंग्लो इंडियन है, कुछ है, इस पे आपसे वो बात कर रहा है। पढ़ने के बाद वो जो कॉन्सेप्ट है माइंड में डाइजेस्ट हो गया। आपने पढ़ाई की, उस पर वापस से किसी से चर्चा कर ली है, किसी दोस्त से उस पर गॉसिप कर लिया, उस टॉपिक पर गॉसिप कर लिया, तुम समझ रहे हो जो नॉलेज था ना दिमाग में और सॉलिडिफाई हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो एनसीईआरटी वगैरह या कोई भी नोट्स या बुक भी पढ़ रहे हो तो उसके साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने के साथ साथ हम उसको थोड़ा समय भी दें ताकि हमको डाइजेशन का भी समय मिले। ऐसा नहीं कि शादी में गए 15 तरह का खाना दिखाई दिया, उठा के बस ठूसे जा रहे हैं, पेट नहीं खेत हो गया, फैलाए जा रहे हैं उसको, फ्री का ये भी ठूस ले भाई, ये भी ठूस ले, मीठे में भी 4 वैरायटी है, ठीक है, सब एक बैक टू बैक ठूसे जा रहे हैं। अबे मतलब पचाना भी तो है उसको, दिक्कत ठूसने में कुछ नहीं है, पचाना भी तो है। यही चीज़ नॉलेज के साथ भी है। अगर मतलब आग लगने पर कुआं खोदेंगे ना, तो प्रॉब्लम आपके कॉन्सेप्ट में बस यही है कि कल को तुम थोड़ा बहुत सीखे भी तो कब सीखे, लास्ट मोमेंट पर सीखे, एकदम एग्जाम खत्म बात खत्म, कॉन्सेप्ट पे कभी किसी चर्चा नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, क्योंकि एग्जाम खत्म तब तक उसने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया अपना। अब भाई मन तो भटकेगा ही, दूसरे का कमेंट भी पढ़ रहे हैं, क्या लिखे हैं, क्या लिख रखा है, उसी में गलती से कोई राइवल वाइवल हुआ, उसने कुछ कमेंट किया और उसने लाइक कर दिया तो दूसरा टेंशन। और आप ये नहीं समझ पाओगे कि लाइफ में स्कैम तो हर लेवल पर चल रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, 8 साल 10 साल पहले जब फेसबुक आया था, 8 से 10 साल पहले लगभग जब फेसबुक आया था, तो क्या तो गजब का कॉन्सेप्ट दिया था इन लोगों ने कि कोई दोस्त छूट ना जाए, तमाम जो पुराने दोस्त वगैरह सब आपस में जुड़ के एक वो रह सकें, ठीक है, जितने नोन अननोन है सब एक दूसरे को फॉलो कर सकें, सब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट से तो बनाया गया था फेसबुक 10 साल पहले। इसीलिए तो था कि जितने भी दूर दराज के दोस्त हैं वो सब आपस में कनेक्ट कर सकें, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना फेसबुक का, कि जितने सारे पुराने फ्रेंड हैं वो लोग आपस में कनेक्ट कर सके, यही कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था फेसबुक का। अब आप ये चीज नोटिस करो, अब आज पीछे मुड़ के देखो 10 साल बाद, तुम्हारे आधे से ऊपर फ्रेंड लिस्ट ऐसी है जिसको ठीक से समझते भी नहीं होगे तुम क्या चल रहा है। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम। इंस्टा पर भी क्या था, अच्छा अब फेसबुक और इंस्टाग्राम में देखो एक अंतर क्या है। फेसबुक वालों ने देखा कि अबे इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं हम। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मान लो वो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या मैं उसको भेजा हूं, ये क्लियर नहीं है दुनिया को। भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड किसने किसको भेजा किसको पता, वही दोनों आपस में समझ रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप ये एहसास कर सकते हो कि वो मेरे को फॉलो करती है कि मैं उसको फॉलो करता हूं, ठीक है। साइकोलॉजी में बस इतना ही सा ट्विक कर दिए हैं और वो टोटली एक अलग ऐप हो गया, ये टोटली एक अलग ऐप हो गया। और आज जब वापस पीछे मुड़ रहे हो तो तुमको ये एहसास हो रहा है कि अच्छा यार, इट वॉज ऑल अबाउट बिजनेस। आप देखिए ना पूरा फेसबुक इंस्टा, इवन वी आर वेरी क्लियर कि इट इज अ कॉमर्शियल एंटिटी, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। उस पर केवल जो है इट इज मोर अबाउट एडवर्टाइजमेंट, मोर अबाउट कंपनी, मोर अबाउट प्रमोशन। इज इट एनीवेयर अबाउट फ्रेंडशिप और पीपल यू नो अबाउट? कहीं भी ऐसा कुछ रह गया उसमें जो बेसिक फंडामेंटल से लूज हो गया। तो व्हाट आई एम सेइंग कि देखो यार, इससे एक बात तो ये भी क्लियर होती है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर ये कोई बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आपको कुछ कहीं पर कुछ फ्री में दे रही हैं तो व्हाट इज द प्राइस? योर टाइम इज द प्राइस। कहीं पर कुछ फ्री है तो आपके वक्त की कीमत है। तो बी वेरी केयरफुल कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आवर टाइम, क्योंकि वहां पर उस दिन वो आपको फ्री में इसीलिए दे रहे थे क्योंकि वहां पर आपका वक्त वाली बात जो है लागू हो रही थी, ठीक है। और आज जब पीछे मुड़ रहे हो तो हमको ये बात क्लियर है कि भाई जो भी हमारे पास 2 महीने 3 महीने पढ़ना है उसको हम बेहतर ढंग से यूटिलाइज करें। पढ़ने के बाद हम रिवाइज करें, ना कि हम वापस से किसी ऐसे से जा रहे हैं डिस्कस करने कि अच्छा वर्मा जी की लड़की कहाँ गई, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट फिर डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और अगर मान लो नहीं किसी से बात कर रहे हो तो अगेन यू आर गिविंग योर टाइम टू लेट्स से इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इट कैन बी एनीथिंग,
in any form. We just need to be very cautious about it. Otherwise हमारे अगल बगल सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं कि हमारा टाइम किल कराने के लिए ना सारा व्यवस्था है। जैसे कि कभी देखा है अपने आप को YouTube खोलते हो, कब शॉर्ट्स देखने लगते हो पता ही नहीं चलता है। इंस्टा खोलते हो, कब रील्स पर पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता है। सडनली ऐसा होता है, एक सेकंड यार 10-20 ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया क्या मैंने। Look how smartly they have made. People who are sitting in Silicon Valley are deciding कि तुम्हारा अटेंशन कहाँ होगा। जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली में बैठ के जो उन एप्स को चला रहे हैं, वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया में बैठा दूर दराज जो बच्चा जो डेली बाइट्स पर क्लास कर रहा होगा, क्लास खत्म होने के बाद उसका अटेंशन कहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये साजिश चल रही है। ठीक है, अब आप इसको बात को जिस लेवल पे इवैल्यूएट कर लीजिए कि मतलब वो इस हिसाब से बनाएंगे कि आप भटक जाओ फटाक से। तो सबसे बड़ा कठिन काम क्या है फिलहाल के लिए कि जो हमारा एग्जाम है उस पर अपना अटेंशन रखना, और आप एवरेज हो बिलो एवरेज हो, जो ये साइकोलॉजी वाला वॉर जीतेगा वही सेलेक्टेड होगा। डजेंट मैटर कि आप टॉपर हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, वॉट एवर बी द केस। ठीक है, चलिए खैर, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा एग्जाम को लेकर हमें क्यों थोड़ा सा सीरियस रहना, फोकस रहना, मोस्ट प्रोबेबली कुछ बात आपको समझ में आई होगी। एंड किसी ने हैंड रेज किया था, आई गेस इरम शेख, आपने हैंड रेज किया था, कुछ आप कह रही थी शायद। थोड़ा सर मैंने किया था। एनम ने सेव किया था। यस एनम, यस प्लीज। हाँ जी एनम, कुछ कह रही थी आप। आपको यस सर। बताइए सर मैं बोल रही थी कि जो हमारी मैम है जिन मैम, वो हमें प्रेफर करते हैं कि हम सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ें। तो मैंने कब कहा नहीं करना। नहीं, आपने तो बोला ना कि एनसीईआरटी मतलब बहुत ज्यादा उसी में उलझ जाओगे, तो बस मैं आपसे पूछना चाह रही थी। नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं बोला कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। नहीं, आपने बोला ना कि मतलब बहुत ज्यादा उलझ जाओगे अगर पढ़ोगे तो, पढ़ना नहीं है। देखो, मजदूर और मालिक में यही अंतर होता है। जो मालिक होता है वो इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से इवैल्यूएट करता है कि जो बात मेरे से कहा जा रहा है किस परिप्रेक्ष्य में बात को समझना है। कोई दूसरा टीचर उस बात को कह रहा है तो वो बात को किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। मैंने क्या कहा कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगले टीचर ने कहा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस इंस्ट्रक्शन का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उससे मीनिंग आपको अपने हिसाब से निकालना होता है। जैसे मान लीजिए जो बात मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा ही बच्चा हो सकता है जिसका बेसिक्स पहले ही से क्लियर हो, तो अगेन उस पर मेरी बात नहीं लागू होती है, वो अपना एनसीईआरटी रीड करे। क्वेश्चन यही तो है कि फिगर आउट करना मेरा बेसिक क्लियर है कि नहीं है। ठीक, अगर अगला फैकल्टी कह रहा है कि भाई आपको करना है तो उसका सब्जेक्ट के हिसाब से कह रहा है, बिल्कुल फॉलो अप करिए। और मैंने कब कहा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है? मैंने कहीं भी कहा? मैंने कहा क्लास को ध्यान से देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बिकॉज इट हैज टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। अदरवाइज अगर एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो रहा हो तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? डाउनलोड करिए, पढ़ लीजिए, फ्री में अवेलेबल है। एंड प्लीज माइक का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कहता, डाउनलोड करिए, पढ़ लीजिए अगर उससे काम हो जा रहा है तो। बट अगेन यू विल फिगर इट आउट कि अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन कीप रीडिंग, रीड एज मेनी टाइम्स एज यू फील लाइक। ठीक है, एज मेनी टाइम्स एज यू फील लाइक। चलिए खैर, तो यहाँ तक किसी और कोई समस्या, कोई भी डाउट? एनीवन प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, देन आई विल कम टू द क्लास। हाँ यस प्रकृति, यस प्लीज बताइए। सर CUET में नेगेटिव मार्किंग होती है? यस बिल्कुल होती है। ठीक है, इनफैक्ट सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, सब में। ठीक है, यस देन आई विल कम टू, किसी और ने हैंड रेज किया था प्रकृति के साथ भी। हु एल्स? किसी और कोई डाउट, क्वेरी? सर वो मेरा गलती से हो गया था। अच्छा नाजिया, ओके ओके, ठीक है। Yes. किसी और को कोई डाउट और क्वेरी, एनीथिंग रिगार्डिंग योर एग्जाम? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डेली बैट से रिलेटेड कोई भी डाउट? एनीवन? किसी को कोई डाउट एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी कंसर्न है, इशू? चलिए खैर ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी को इशू रहेगा और वो लगता है कि क्लास के सामने नहीं शेयर कर सकता है, आप क्लास के सामने नहीं डिस्कस कर सकते हो, श्योरली आप क्लास के एंड में अपना हैंड रेज करके वेट कर लीजिएगा। मैं आपसे क्लास के एंड में बात कर लूँगा अलग से। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको कभी इस तरह का दिक्कत परेशानी महसूस हो,
कोई बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत डिप्रेसिंग चल रही है, घर में चीज़ें नहीं चल रही है, कोई भी आपको इशू या कंसर्न हो, फील फ्री टू शेयर. इफ यू डोंट फील फ्री टू शेयर इन फ्रंट ऑफ क्लास, surely you can talk to me in end of the class. आपको जितनी समय की ज़रूरत होगी, मैं या डेली बैठ से कोई भी फैकल्टी वो आपको पूरा टाइम देगा, कोई हो, ठीक है. एंड प्रेफरेबल रहेगा कि आप मेरे से या रिमझिम मैम से या नुपुर मैम से कभी आप लोगों की क्लास वगैरह होती है तो आप श्योरली उनसे डिस्कस कर सकते हो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड. खैर चलिए, तो हम लोग आ जाते हैं आज की क्लास पर. तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है. वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन. एंड लास्ट क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का बेसिक समझ रहे थे और हमने बात को, चर्चा को कुछ यहाँ से शुरू किया था कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है. बहुत बेसिक सी बात हमने समझी. फिर हमने ये समझने की कोशिश किया कि यार ये जो स्टेट वर्ड होता है, स्टेट का मतलब क्या है, और हमने देखा कि यार स्टेट वर्ड का कई अलग अलग मीनिंग हो सकता है. वो बात हमने समझने की कोशिश की. फिर हमारे पास एक होमवर्क था कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने उस बात को समझने की कोशिश किया. फिर हमने लेक्चर 2 में ये देखा कि अच्छा बेसिकली संविधान की किताब भी एक नॉर्मल किसी बुक की तरह ही है, ठीक है. जिस तरह नॉर्मल किसी बुक में आपको प्रीफेस देखने के लिए मिलता है, उसी तरह संविधान की किताब में हमें प्रीएम्बल देखने के लिए मिलता है, ठीक है. इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे. फिर हमने ये देखा था कि जिस तरह से संविधान की किताब में पार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसी तरह नॉर्मल भी किसी और बुक में होता है, उसमें अलग अलग यूनिट दिए होते हैं, अलग अलग चैप्टर दिया रहता है, मिक्स प्रैक्टिस दिया रहता है. उस तरह संविधान की किताब में क्या होगा, पार्ट 1 उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल, पार्ट 2 बहुत सारे आर्टिकल, पार्ट 3 बहुत सारे आर्टिकल, फिर अंत में शेड्यूल दिया होगा, सूची दिया होगा, ठीक है. तो इस तरह हमको ये बात समझ में आई कि कुछ इस सिद्धांत पर, कुछ इस तरीके से एक संविधान की किताब भी लिखी हुई है, ठीक है. क्लास यहाँ तक हमने समझा था. और उसके बाद हमको जो देखना था, संविधान का जो पहला पेज है प्रीएम्बल, कि बेसिकली प्रीएम्बल में क्या दिया हुआ है, कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है. लास्ट क्लास हमारी प्रीएम्बल पर रुकी हुई थी. तो सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है. यस सर. तो लास्ट क्लास में प्रीएम्बल पर चर्चा कर रहे थे. मैं थोड़ा सा प्रीएम्बल को एक्सप्लेन कर देता हूँ. निष्ठा, प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपने देखी है? नहीं सर. अच्छा, अब्दुल आपने देखा है कि नहीं? क्या चीज सर? प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग वगैरह. सर मैंने क्लास अटेंड किया था तो मैं देखा अच्छा नहीं अच्छा, दोबारा. आपने अटेंड किया था, ओके ओके, ठीक है ठीक है. यस सर. लास्ट क्लास में हम लोग प्रीएम्बल पर बात कर रहे थे, ठीक है. और चर्चा को शायद मैंने यहीं पर छोड़ा था, राइट, लेक्चर 2 में. यस प्रकृति, यस प्लीज. यस सर. ठीक है. सर आपने एक डिफिकल्ट से क्वेश्चन पे छोड़ा था कि इंडिया में सोशल जस्टिस है कि नहीं है, फिर आपने उसका आंसर दे दिया था. अच्छा अच्छा, ओके ओके. हाँ देखिए क्लास, जब हम प्रीएम्बल पर रीड कर रहे थे तो थोड़ा सा मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ. जब प्रीएम्बल पहली बार लिखा गया था तो कुछ ऐसा दिखता था. भाई देखो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो अभी ये डब्ल्यू लिखा हुआ है भाई, ये ध्यान देना, ये डब्ल्यू है, ये सबसे पहला लाइन डब्ल्यू है, वी लिखा हुआ है, ठीक है. हाँ, तो प्रीएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political. पॉइंट नंबर 1, 3 तरह के जस्टिस के रिगार्डिंग बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है. 3 तरह की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. यस निशा. सर गलती से हो गया, वो स्क्रीन बड़ी कर रही थी. अच्छा, तो वो हैंड डाउन कर लीजिए आपसे. ओके. हाँ, तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था क्या देश में सामाजिक न्याय है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया. किसी ने कहा हाँ है, किसी ने कहा नहीं. यहाँ पर अगेन देखो वही कॉमन सेंस वाली बात आती है. जैसे किसी ने पूछा कि सर एनसीईआरटी, एक टीचर ने तो बोला है पढ़ना है, एक ने तो कह रहा नहीं पढ़ना है. यार इस तरह की चीज़ों का जवाब यस और नो के बीच में नहीं होता है, ठीक है. क्या सोशल जस्टिस है? उससे भी ऊंची बात है क्या दुनिया में कहीं पे भी है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि ये कोई चीज, कोई प्राइज है कि भैया पा लिए तो एक बार उपलब्धि हो गया, क्राउन लेके पहन लिया, हाँ सोशल जस्टिस हो गया. ये एक चीज ऐसा है कि जिसमें सतत प्रयास रहे, ठीक है. समाज में हमेशा एक तरह का भेदभाव, ये बहुत सारी चीजें हमेशा रहती हैं. संविधान का उद्देश्य ये कि भाई संविधान अपने स्तर पर कोई भेदभाव ना करे. संविधान में जो कानून लिखा हुआ, जो नियम कायदा लिखा हुआ, वहां पर कोई भेदभाव ना हो.
और संविधान ये बात इंश्योर करे कि तमाम लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए हैं उनको भी आगे बढ़ाने में संविधान सहयोग दे। जैसे देखोगे रिजर्वेशन वगैरह है, तमाम सोशल सिक्योरिटी वाले स्कीम्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट एक मिनिमम फूड और रिजर्वेशन वगैरह, यूनिवर्सिटी एडमिशन, जॉब वगैरह में जगह जगह बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक तरह से सामाजिक न्याय को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने बना रखा है। अब उस पर एक अलग विवाद अपवाद हो सकता है कि अरे सर उसमें तो ये दिक्कत है, आपके माइंड में अलग प्रेजुडिसेस हो सकते हैं रिजर्वेशन को लेकर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेकर कि सर जो गरीबों के लिए योजना है गरीबों तक तो नहीं पहुंच रही है। लेकिन देखो संविधान स्वयं से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, कहीं पर कुछ भ्रष्टाचार है, लीकेज है, वो एक अलग मुद्दा है। क्या कभी संपूर्ण रूप से हो जाएंगी चीजें? नहीं, ये एक उद्देश्य है, ठीक है, एक कर्तव्य पथ है कि भाई उस पर चलते रहिए कि हमारे देश का विजन बेसिकली ये है कि जस्टिस, सोशल जस्टिस होना चाहिए। उसी तरह इकोनॉमिक जस्टिस के रिगार्डिंग बात आती है, तो अब क्या देश में आर्थिक न्याय है? अब यार आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी ना क्या हुआ कि सरकार हर आदमी को 1-1 लाख रुपए जो है भर के दे देगी या हर आदमी को अंबानी बना देगी। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि एक तरह से कह लीजिए कि मूलभूत रूप से न्यूनतम स्तर पर आपके पास इतना बेसिक आर्थिक फैसिलिटी अवेलेबल हो जिससे आप समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, ठीक है। तो सरकार का उस पर अपना अलग लेवल पर प्रयास रहता है। जैसे तमाम तरह के देखोगे नरेगा, मनरेगा वगैरह जो गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पर सरकार 100 दिन के रोजगार गारंटी योजना वगैरह लागू करती है, जहाँ पर एक मजदूर को मिनिमम उतना रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, 100 दिन का उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। ये सब क्या है कि एक मिनिमम आय एकदम पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति के लिए भी सुनिश्चित किया जाए कि एटलीस्ट 100 दिन का रोजगार उसके पास रहे। उसी तरह पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात होती है। अरे तो संविधान में तो लिखा ही हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन आज भी तो पार्लियामेंट में देखोगे 10-12% ही महिलाएं हैं, वो भी ठीक से नहीं है। लेकिन आबादी में तो देखोगे 50% महिलाएं हैं, तो क्या पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है? अरे भाई जब देश आजाद हुआ था तो 1-2% भी ठीक से नहीं थी। तो ये एक सस्टेन वे में चीजें इंप्रूव हो रही हैं। ऑल्सो एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक जस्टिस हो तो पॉलिटिकल जस्टिस भी हो जाए। बहुत सी महिलाएं हो सकता है कि बहुत समृद्ध हो, अमीर हैं, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, पावर रोल में कहीं नहीं वो है, डिसीजन मेकिंग में वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो पॉइंट हमको यहाँ पर ये समझना है कि ऐसा ही कोई प्राइज नहीं है कि गए अरे सर आप तो कह रहे थे देश में पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है, अब हमसे पूछ रहे सर है कि नहीं है। अरे ये एक तरह का उद्देश्य है यार, एक पथ है कि देश में राजनीतिक न्याय होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह का पथ है, संविधान अपनी तरफ से नहीं रोक रहा है कि भाई महिला जो है सेलेक्ट नहीं हो सकती या पुरुष सेलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन ओपन है, दैट डजंट मीन कि महिला पहुंची जाएगी। और हाँ, अगर मैं आप लोगों से एक मामूली सा प्रश्न पूछ दूं कि मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में 12-13% महिलाएं पहुंच भी गई हैं, तुमको क्या लगता है कि वो सभी जगह पर महिलाएं ही पावर में इक्वल से भी रखती हैं, या फिर ऐसा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी महिला को आगे कर रखा है या किसी के हस्बैंड है जिन्होंने अपनी जगह वाइफ को चुनाव लड़ा रखा है? आपको लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे केसेस होंगे? तो एक तरह से पावर में बैठने के बाद भी वो पावर में नहीं है, ठीक है, कुर्सी पे तो बैठी है। तो अब वो सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर रिजर्वेशन कर रही है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे ग्राम प्रधान वगैरह का चुनाव होता है तो उसमें ठीक ठाक रिजर्वेशन रहता है, कभी कास्ट के बेसिस पर, कभी रिलीजन के बेसिस पर। तो पता चलेगा कभी कभी महिला सीट कर दिया गया तो वहां से जो चुनाव लड़ रही होंगी उनका नाम रहेगा प्रधान पति, ठीक है, प्रधान पत्नी लगा देंगे सब नाम में अपना खुद ही से, क्योंकि मतलब पावर में आ भी गई है, दैट डजंट मीन कि दे आर एग्जैक्टली कंट्रोलिंग इट, ठीक है। लेकिन संविधान अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। अदरवाइज तो भाई डिस्क्रिमिनेशन तो तुमको सुबह सुबह अखबार में दिख जाएगा, सहनाई वाला अखबार खोल लो, ठीक है, सुबह सुबह दैनिक जागरण खोल लो, सहनाई वाला एक पेज होगा, मेल मिलाप वाला एक पेज होगा जहाँ लिखा होगा कायस्थ लड़की चाहिए, गोरी, 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाली को वरीयता दिया जाएगा। अब भाई तो अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन है, ऊपर से अखबार में छाप के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और वहाँ आर्टिकल 15 कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो क्या लिखना चाहते हो? गोरी लड़की होनी चाहिए, 5 फुट 7 इंच, कायस्थ, मतलब कोई मुझे कोई कायस्थ बिरादरी से तो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, जस्ट सेइंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो ये तो आप खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। डोंट यू थिंक डिस्क्रिमिनेशन एक तरह का?
ठीक है। यस सर। इक्वालिटी तो पूंजीवाद ने स्थापित कर रखा है। पहले सिर्फ था फेयर लवली यूज करो, महिलाओं के लिए 7 दिनों में गोरेपन का एहसास था। बाद में देखा कि अरे ऐसा क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों, तो हिमानी फेयर एंड हैंडसम आ गया। पुरुषों को भी महिलाओं जैसा गोरापन का एहसास 7 दिन में वो भी करें एहसास। फेयर एंड हैंडसम, मर्दों की मोटी चमड़ी के लिए जो है गोरेपन का एहसास, तो पूंजीवाद ने थोड़ा सा वहां पर इक्वालिटी लाया। तो ये सब देखने के लिए मिल रहा है। तो अब भाई अपने आप में एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी, डोंट यू थिंक? अगर इस पर डिबेट किया जाए तो एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। कहना क्या चाहते हो? यस सर। मतलब मेरा स्क्रीन डार्क है तो तुम जबरदस्ती वो कर दोगे, वैसा डिस्क्रिमिनेशन करोगे? ये कौन सी बात हुई? और हमको टीवी पर दिखाओगे तुमको ऐसा बनना है 7वें दिन रोज क्रीम लगा के। हम अपने यूथ को अपब्रिंगिंग कर रहे हैं। एक लड़की क्या होता है खूबसूरत कम खूबसूरत, बचपन से उसके माइंड में फिट कर दिया जा रहा है कि ये पैरामीटर है तो खूबसूरत हो। अब उस पर नई साइड बैठ रही है तो मार्केट में तमाम आइटम बिक रहा है, मॉल में घुसती नहीं है कि बेचारी का नजर जाता है मेकअप वाले की तरफ। तो लाल पीला हरा नीला में डब्बे में क्या आया है, कौन सा आँख के ऊपर लगाना है, कौन सा नाक के ऊपर, कौन सा होठ पर, कौन सा बाल में। ठीक है, मेकअप के लिए तो 7 अलग अलग स्टेप प्रोसीजर है। ये फर्स्ट स्टेप में ये करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये करना है, चौथे में ये करना है, 5वें में ये करना है। इतना उसको अपने बीएड का सब्जेक्ट का सब सारे सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाएगी सिलेबस का, लेकिन अभी मेकअप का सीक्वेंस पूछे तो सारा बता देगी, कौन सा पहले करना है, कब फाउंडेशन लगाना है, कब जो है मस्कारा लगाना है, सब बता देगी वो। तो मतलब प्रायोरिटी वाली बात है कि क्या प्रायोरिटी हमारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन तो संविधान थोड़ी ना कर रहा है, कह रहा है कि जाके सब करिए। तो एक बड़े उद्देश्य के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं पकड़ना है बात को कि अच्छा सर सोशल जस्टिस है कि नहीं है, मतलब ठीक है, वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अदरवाइज सस्टेन्ड वे में तो डिस्क्रिमिनेशन है ही। ठीक है, जिस तरह की बातें मैंने बताई, तो ये तो समाज में लोग कर रहे हैं, अब सरकार तो आपके आगे रोकेगी नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का उसमें बहुत तरह का स्कीम चल रहा है, गवर्नमेंट के बहुत तरह के प्रावधान चल रहे हैं। एंड हाँ, पीछे 75 साल देखोगे ना यार, तो काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ भी है। ठीक है, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ भी है। ठीक है, जो भी कारण हो, बहुत सारे कुछ इंप्रूव हुआ भी है। ठीक है, तो इसीलिए किसी बात को जब एक्सप्लेन किया जाए तो मीनिंग आपको निकालना है। ठीक है, नहीं तो फंसे रह जाओगे, सर है इक्वालिटी इकोनॉमिक जस्टिस है कि नहीं है, सही वाली किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। अरे मतलब कंटेक्स्ट को समझिए और उससे मतलब निकालिए क्या मेरे पर लागू हो रहा है। ठीक है, तो सेम गोज फॉर प्रीएम्बल, सेम गोज फॉर जो भी इस तरह की फिलोसफिकल इसमें बातें लिखी हुई, जैसे कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। संविधान इस बात में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। आपको सभी तरह का थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप का अपना इंडिविजुअल पूरा लिबर्टी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949. I'll come to Alisha. Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ अलीशा? In our Constituent Assembly this 26th day of November. क्या है 26 नवंबर? तुम कहाँ हो? दब गई हो क्या बिस्तर के नीचे? नहीं सर। हाँ, तो कैमरा थोड़ा नीचे करो। आपको मुझे दिखाई दे रहा है 101 रुपये। छत देख के मैं क्या करूँगा? कैमरा ऑन करने के लिए बोला गया तो हाँ चलिए भाई 101 रुपये का शगुन दो इनको मुँह दिखाई के लिए। हाँ, आप बताइए जरा वो क्या लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949? वो क्या है सर, इस दिन संविधान लिखा गया था प्रॉपरली। अच्छा, उसके पहले इम्प्रॉपरली लिखे थे सब, रफ चल नहीं रहा था। मतलब हाँ, लिख रहे थे उससे पहले सब उस दिन पूरा कंप्लीटली लिखा गया था। ठीक है, ओके। नरगिस? यस सर। हाँ नरगिस, एक जमाने में एक्ट्रेस सर। हुई थी, बहुत खूबसूरत हो। यस नाम सुना नरगिस का? यस सर, देखा भी है। अच्छा, देखा भी है। चलिए ठीक है। तो आप ये बता दीजिए कि 26 नवंबर 1949 का क्या मतलब है? सर 26 नवंबर 1949 का मतलब है कि हमारा संविधान उस वक्त रेडी हो चुका था, लेकिन लागू 26 जनवरी को और 1950 को ही हुआ है। ये इतना मतलब निकल गया उसमें से? यहाँ तो केवल इतना ही लिखा हुआ है ना कि इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। यस सर। ये 26 जनवरी वाली बात तो कहीं लिखी ही नहीं हुई है अभी तक इस पे। यस सर, मैंने बता दिया। अच्छा, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? 26 नवंबर वाली बात क्यों लिखी है? ठीक यस सर। है, इसीलिए वो Yes, प्रीएम्बल में sir. नीचे सब ला के लिख दिए हैं। देखो कि क्या लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। बेसिकली 26 नवंबर क्या है? वही संविधान दिवस है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन दिवस कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भैया ये बता रहे हैं प्रीएम्बल लिखते समय कि भैया इस दिन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन डे है। उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है कुछ टाइम बाद, जैसा कि नरगिस ने हमें एक्सप्लेन किया कि लिखा उस समय गया था, लेकिन बाद में हम लोगों ने 2 महीने बाद जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर लिया, और वही 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे वगैरह सेलिब्रेट होता है। ठीक है, इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, राइट क्लास? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ने से पहले कुछ वापस से बुनियादी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखो यार, जानते हो क्या कि संविधान की किताब और धर्म की किताब में, जब पहले दिन मैंने आप लोगों से बोला कि आंख बंद करके वापस से रिकॉल करिए कि क्या दिख रहा है रिलीजन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, किया था हम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो संविधान की किताब को लेकर और धर्म की किताब को लेकर दोनों में क्या फर्क है, संविधान की किताब और धर्म की किताब में? क्योंकि भाई कभी भी ये नहीं सुनोगे कि 2 लोग संविधान की किताब पर डिबेट कर रहे थे और एक दूसरे का गला काट दिया। ये खूबी केवल धर्म की किताब में अवेलेबल है। इसके नाम पर डिस्कशन करिए, टीवी पर बैठे रहेंगे, उधर से एक पंडित जी, एक तो मौलवी साहब, दोनों लोगों का ओपिनियन पहले ही से क्लियर है, और देखने वाले का भी ओपिनियन पहले ही से क्लियर है कि मेरे साइड का मुर्गा ये लड़ा रहे हैं और उनके साइड का मुर्गा ये लड़ा रहे हैं। और टीवी पर देखना है कौन कितना एक दूसरे को नीचा दिखा के गाली दे सकता है, कौन कितना नीचा दिखा सकता है, इस बात पर कौन कैसे तर्क पर कुतर्क दे सकता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी केवल रिलीजन की किताब में अवेलेबल है कि एक दूसरे का गला काटिए उस पर डिस्कशन के नाम पर। और ऐसी फैसिलिटी रिलीजन की किताब में क्यों अवेलेबल है? क्योंकि हमें लगता है कि एज इफ कोई धर्म की जो किताबें हैं वो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है। दुनिया की वास्तविक हकीकत ये है कि ये सब यहीं पर लिखा गया है। अगर ठीक तरीके से विचार करोगे तो तुमको समझ में आएगा सब यहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इन किताबों के साथ क्या समस्या है ना कि किताबें 1500, 2000, 2500, 3000 साल पहले लिखी गई हैं, उस समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, उस समय की जरूरत समस्याओं को देखते हुए। और समस्या क्या है कि रिलीजन की किताब में उसी बात को हम 2000 साल बाद भी फॉलो करने की जब कोशिश करते हैं तो वही दकियानूसी वाली बात आ जाती है कि जमाना कहीं और जा रहा है, तुम कहीं और जा रहे हो। संविधान की किताब में ना बस यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, आज जो तुमने संविधान लिखा 26 नवंबर 1949 को, और कल को वो बात तुमको महसूस हुई कि मनुष्य के विकास के लिए, देश की जरूरतों को देखते हुए, ह्यूमन काइंड को देखते हुए, सिटीजन्स को देखते हुए, देश के नागरिकों को देखते हुए इस नियम में बदलाव होना चाहिए। उस पर आप तुरंत पार्लियामेंट में बैठ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और संशोधन को पास कर सकते हो, अमेंडमेंट को पास कर सकते हो। अगले दिन से वो बदला हुआ कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो संविधान के साथ एडवांटेज क्या है ना, समय के साथ चलता है। ठीक है, समय की जरूरतों को देखते हुए समय के साथ चलता है संविधान। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और देश को संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए क्योंकि संविधान सही वक्त के हिसाब से चल रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लो, मतलब बात से अगर कोई कनेक्टेड नहीं फील कर रहा है तो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आप सब लोगों ने सुना होगा कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने LGBT वगैरह के लॉ वगैरह को पास कर दिया था, और समलैंगिक जो भी संबंध होते हैं, मतलब किसी को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, सेम जेंडर लो, सेम जेंडर में सेक्सुअल रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। ठीक है, सेम जेंडर में मतलब एक फीमेल दूसरे फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकती है, एक मेल दूसरे मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ समय पहले कानून पास कर दिया कि हाँ ठीक है, क्राइम नहीं है। अभी सुना था? Yes, sir. फिर Yes, एडल्ट्री sir. वगैरह Yes, बोला sir. गया कि क्राइम नहीं है, सुना था ये सब? Yes, sir. यस और नो? यस सर। अब सवाल ये है कि ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट 2015, 18, 20, 22 में क्यों पास कर रहा है? ये सब मसले तो सुप्रीम कोर्ट के पास 1950 में भी गए होंगे। अबे ले जाने वाले ले गए थे। ठीक है, क्यों नहीं पास कर दी सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था 1950 में ये पास करेंगे तो देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, जब बोलोगे कि सेम सेक्स अलाउड है, एडल्ट्री अलाउड है,
अफेयर पे किसी को पनिश नहीं कर सकते हो, तो लोग कहेंगे देश में कोर्ट की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लोगों की भी मानसिक मैच्योरिटी पहुंचे वहां तक कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि समलैंगिक विवाह अलाउड है, तो लोग देखें हाँ ठीक है, अगर दो लोग आपस में बिस्तर में किसके साथ बैठना चाहते हैं उनकी अपनी निजी इच्छा, हमको क्या दिक्कत। अच्छा कमाल की बात ये है, अच्छा ठीक है, एग्री करते हैं हम सबको इस बात से कोई बहुत ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए, दो लोग कैसे रह रहे हैं, एग्री? यस सर। अरे यस और नो सोच के बोलिएगा। यस सर। ये दुनिया में क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा सीखना नहीं है, हम लोगों को अपने से ही प्रश्न पूछना है और अपने दिमाग को खोलना है। अब इमेजिन करिए जो लोग यस सर कर रही थी, शाम को उनके भैया दूसरे भैया को लेके आए, ठीक है, और जो लोग यस सर कर रहे थे, इमेजिन करो शाम को आपकी दीदी जो छोटे जो है सिस्टर को लेके आए एक और, तो तुम्हारा यस सर थोड़ा सा दबे जुआ, नहीं एक सेकेंड ऐसे कैसे, मतलब ठीक है दूसरे के लिए ठीक है कानून, मेरे लिए नहीं, मतलब हम कैसे, मतलब ठीक, मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं सडनली, हमारा माइंड पजल्ड हो जा रहा है, अभी मैंने क्या बोला, यस सर बोला क्या मैंने, हाँ, आप कितने लोग यस सर कर रहे हैं कि आई एम टोटली ओके? यस सर। यस सर। बताइए, दो तीन लोग किसी तरह जो है दबी हुई जुबान में जो यहीं पर सारा कानून जो है तरबितर हो गया, पूरा कॉन्फिडेंस से आवाज ही नहीं आ रही है अंदर से, फिर बाद में जाके हमको गाली दे रहे हो सर आप बुरे आदमी है, ठीक से क्लास में पढ़ा नहीं रहे, आप कैसा कैसा हमको दिमाग में सोचने के लिए कह रहे हैं। मैं बस एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं सही गलत में जा ही नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि कोई संशोधन भी समय के साथ ही आता है, उस लेवल की मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है कभी भी कोई नियम आ गया तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए देखा करो देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी किसी धर्म से रिलेटेड कोई भी कानून चेंज करती है तो लोग ये नहीं डिबेट करते हैं कि सही है कि गलत है, लोग ये डिबेट करते हैं वो वाली पॉलिटिकल पार्टी क्यों चेंज कर रही है, ये सही है गलत है, ये ऐसे लिखा हुआ है। झगड़ा इसीलिए होता है क्योंकि वो इस पर डिबेट नहीं कर रहा है कि सही है कि गलत है। और जब कोर्ट उस फैसले को पास करता है तो कोर्ट भाई टाइम देख के करता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को कभी भी लागू कर लोगे आप, ठीक है। हाँ ये अब्दुल कुछ आप क्या रहते हैं, कहाँ गया? सर मतलब मेरा ये कहना था कि ये मतलब जेंडर के लिए सही है, बट हम लोगों के लिए मतलब हाँ जी, इसको बेचारे का इंटरनेट पॉज हो गया क्या? अच्छा, मतलब मुझे उतना सुटेबल नहीं लगा जेंडर, जो मतलब जो जैसे उनके लिए चल जाएगा, बट हम लोगों में मतलब नहीं खुल के कहिए, मतलब सुटेबल क्या नहीं चीज सुटेबल नहीं, आप कह रहे हैं कि आपके लिए सुटेबल नहीं है और उन लोगों को चल जाएगा। नहीं अब्दुल कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए क्या कह रहे हैं। माइक सर मतलब वही पॉइंट, मतलब अगर हम लोग ऐसे करने लगे तो बट वो नहीं आप खुल के वक्तव्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्लास में चर्चा के लिए एकदम ओपन है। हाँ कहिए क्या कह रहे हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। अरे बाकी के लोगों को समझ में आया, जैसे मैंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, समलैंगिक मैरिज अलाउड है, तो फिर मैंने इलेबोरेट किया कि दो फीमेल आपस में सेक्सुअल रिलेशन बना सकती हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ सब 18 साल से ऊपर के हैं यहाँ पर, कोई मम्मी का बच्चा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह आप इलेबोरेट करिए ताकि बात समझ में आए। आप टीचर बनने वाले हैं तो आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर मेरा ये कहना है कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो फिर ना हमें लड़की की जरूरत पड़ेगी ना लड़की को हमारी जरूरत पड़ेगी, और अगर ऐसा रहा तो फिर वो मतलब कह सकते हैं सर मैं ठीक है, ये पॉइंट बहुत सही है इनका कि भाई अगर ऐसा रहा तो थोड़ा हाँ, अच्छा ठीक है अब्दुल, ठीक है मैं समझिए आपकी भावना, समझिए मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ यस एनम आप भी कुछ ऐड कर रही हैं। सर पहली बात तो ये कि हमारा रिलीजन इस चीज को वो नहीं करता अलाउ, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा होगा तो जनरेशन ही आगे या पॉपुलेशन ही आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा ठीक है और सर मैं इस चीज को बिल्कुल आगे नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि संविधान क्या कह रहा है, और इस बात से घंटा ही फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, या मेरा धर्म क्या कह रहा है, इट डजंट मैटर, ऑल मैटर्स की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, एंड अबव ऑल। सर ये मेरा ओपिनियन है। हाँ ठीक है बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने आपको अपना बताया। एक सेकंड, ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली पता है देखो यहाँ पर यही एक बात है जो आप समझ नहीं रहे हो, जैसे अब्दुल ने जो बात कही यार, देखो पता है
आप ऐसी बात इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप किसी धर्म से आते हो, ठीक है, आप ऐसी बात इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप किसी XYZ रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप ऐसी बात सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने अभी समाज को देखा ही नहीं है, आप ऐसी बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी आप अज्ञानी हो, आप ऐसी बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि बचपन से धर्म और तमाम दुनिया भर की बातें ये हमारे घर वाले हमको बता देते हैं, तो हमको लग रहा है जो बताएं वो सही बताएं। अब मैं आपके आगे एक प्रश्न रख रहा हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा होगा, जैसे अब्दुल ने कहा, अब्दुल का कहना था कि सर मेल मेल से रिलेशन बना लेगा तो जनरेशन ऐसे होने लगेगा। अरे यार, मैं मेल से रिलेशन बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरी जो नेचुरल न्यूरॉन अपब्रिंगिंग है या फिर मेरा नेचुरल जो मेरे बॉडी में सेंसेस हैं वो फीमेल को देखकर ही वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन 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 यही आपको बात समझना है, मेरी बॉडी ऐसा है, मेरी बॉडी ऐसे ही है, बीइंग अ मेल बॉडी मेरा ऐसा है कि मेरे फीमेल को देखकर जो फीलिंग मेरे को आ रही है वो मेल को देखकर मेरे को नहीं आती है, ठीक है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नेचुरली ऐसा पैदा होते हैं कि उनको सेम बॉडी में वो फीलिंग आती है, दूसरे फीमेल को लेकर नहीं फीलिंग आती है। जब उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है तो तुम ये कह रहे हो जबरदस्ती पैदा करो या मार देंगे उसको हम, आप ये चीज कह रहे हो। और अभी आपको इस बात का एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप इस तरह से लोगों से अभी इंटरैक्ट ही नहीं किए हो। मैं डायरेक्टली, मेरा 1-1 घंटे का इंटरव्यू रहा है जहां मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनकी पूरी बॉडी मेल की है, और उनसे मैं बात करता हूं तो बताते हैं कि सर हमको मेल जैसा कुछ फील नहीं होता है, वो बचपन से जब पैदा हुए हैं तो उनको फीमेल जैसा ही फील होता है। अब तुम बिल्कुल कुछ ऐसी बात कर रहे हो कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है उसको ठीक से आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कह रहे हो अरे तुम चश्मा लगाओगे तो बाकी की दुनिया के भी लोग भी कहेंगे हमको भी चश्मा लगाना है, ठीक है। उसको नेचुरली वो फील ही नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे को कहे तुम चश्मा लगाए हो और अभिलाष सर तुम तो टीचर हो, तो बाकी के सब लोग भी चश्मा लगाने लगेंगे आपको तो देखकर। अरे आप इस बात को समझिए, मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है, ठीक है। ये एक तरह की कह लो कि डिफॉर्मिटी है, या फिर मैं पैदा हुआ समय के साथ धीरे धीरे मैं ऐसा करने लगा, मैं चश्मा लगाता हूं, ठीक है। इस बात को समझिए, वो उनकी बॉडी नेचुरली वैसी है, वो फील नहीं कर पाते हैं उस चीज को, इसलिए वो बवाल कट रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर रखा है। इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अच्छा ही इज माई बेस्ट बडी और चलो भाई ठंड आ रहा है चले साथ में बैठ लेते थोड़ा देर एक ही कप में चाय पी लेते। नहीं भाई, कोर्ट ने इसलिए नहीं कर रखा है, उनका नेचुरल ओरिएंटेशन वैसा है, ठीक है। एंड आई हैव मेट विद फीमेल्स जिनकी पूरी बॉडी फीमेल की है लेकिन उनको कोई फीमेल वाली फीलिंग नहीं है, वो पैदा ही वैसे हुए हैं। ये कुछ बिल्कुल वैसी बात है कि हम 2 बच्चों को चाटा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो मेरे जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं किसी बच्चे को चाटा इस बात के लिए मार रहा हूं कि मैं राइट हैंड बोलता हूं तो राइट ऐसे कर देता है, वो ऐसे क्यों नहीं कर दे रहा है, या वो ऐसे कर दे रहा तो हम चाटा मारे राइट का मतलब तो ये हुआ। ये कुछ ऐसी बात हुई कि मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो मुझे जो लोग लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तुम सब अगर लेफ्ट से लिखने लगोगे तो कल को तो पूरी दुनिया लेफ्ट लिखने लगेगी। अरे उसको नेचुरली फीलिंग आ रही है लेफ्ट से लिखने की, ठीक है। आप देखा करिए कोई बच्चा लेफ्ट निकल रहा है, उसके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं राइट में पेन पकड़ाने के लिए, लेकिन देखोगे हम तो वो लेफ्ट से लिखता है बाद में, ठीक है। नेचुरली उसको वैसे ही वाइब आ रहा होता है। तो ऐसे ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी हो सकता है। तो आप ये मत जाइए मेरे रिलीजन में अलाउड है नहीं अलाउड है, अरे भाई आप उसके फीलिंग को अभी आप फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जब आपको ये आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। एंड यस साजिया, आप क्या कह रही हैं? सर तो आपके अकॉर्डिंग ये चीज सही है? नहीं, हु एम आई टू जज और से कि अलाउड है, सही है, गलत है। आई एम नोबडी, आई डोंट नो कि सही है कि गलत है, आई डोंट नो, हु एम आई। तो आपका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना इसे लेकर, तो जैसे सबका है। नहीं, आपको क्यों लगता है कि हर बात पर पॉइंट ऑफ व्यू रखना है? मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग अगर नेचुरली वैसे बॉर्न है, दोनों को वही फीलिंग आ रही है, दोनों को वही फीलिंग आ रही है एक दूसरे को लेकर, तो अब वो आपस में क्या करते हैं इज नॉट ऑफ माय कंसर्न, ठीक है। सर हाँ, पर ये चीज जो थी वो पहले इतनी नहीं थी, मतलब अब तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले भी इक्वली थी, बस बात ये है कि अब लोग मुखर रूप से सामने आके कह रहे हैं,
फर्क बस इतना है क्योंकि ये अधिकार उनको संविधान ने दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है कि ना आपके साथ पुलिस, ना प्रशासन, ना लोग कोई अत्याचार नहीं करेगा इस बात पर। और इसीलिए देखा करिए अब आप सरकारी फॉर्म फिल करते हैं तो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर भी लिख के आता है, ठीक है। बस इस बात को लोग मुखर रूप से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में इंस्टाग्राम और फेसबुक आ गया है तो लोग नए यूथ जो आशिकी फरमाने लगा है। अभी पुराने समय में भी लोग खूब आशिकी फरमा रहे थे, सवाल ही था कि जो फरमा पा रहे थे तो कर रहे थे, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में तुमको मिल जाएगा, इनके चार चार यहाँ चल रहा था, वहां अफेयर चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। अब मेरे फादर ने मेरे को बताया कि जो है जवाहरलाल नेहरू का ऐसे ऐसे चल रहा था। हमने कहा हाँ क्वाइट पॉसिबल, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि उनका यहाँ वहाँ अफेयर था। अब तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद डिसाइड होगा ना कि भैया आप उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। अब ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ? अरे मेरे घर में ये डिस्कशन का एनवायरमेंट है कि मैं अपने फादर से बात कह सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उनके अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, कुछ बगावत में बोल रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हिसाब से कि हम उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है। जो आप कह रहे हो कि सर ऐसे ये आजकल बहुत बढ़ गया, रही भाई ये सब पहले से है, बस ये बातें दबी हुई थी। और जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, अब सिंस बात उठी गई मैं आपको शो कर रहा हूँ, उस समय मैंने बीएड में अपने प्रैक्टिकल में किया था 4 ईयर अगो, देखोगे मैंने भी सर्च किया है तो आई जस्ट शो यू। वेलकम एवरीवन, दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिकम सब्जेक्ट F2 ह्यूमन डेवलपमेंट डाइवर्सिटी एंड लर्निंग अंडर निशा आर्या मैम। टुडे आई विल बी इंटरव्यूइंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पीपल। ओके, तो आज हमारे साथ हैं गजल और पीहू। गजल आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 24। पीहू आप 20। ओके, आप लोग अपना ओरिजिनल नाम बताइए कि कहाँ से जीवन में कब आप आगे बढ़े और कब आपको अनुभव हुआ कि आप लोग एक डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं और जो सब कुछ समाज में दिख रहा है, जैसे एक नॉर्मल बच्चा खेल रहा है, कोई अपने आप को मेल फीमेल कुछ बता रहा है, तो कब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आपकी लाइफ कुछ अलग या डिफरेंट चल रही है? फर्स्ट में ये कि मेरा नाम सचिन है, जो मेरा रियल नेम है वो मेरा सचिन है। और स्टार्टिंग में मतलब बचपना था, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब नॉलेज नहीं थी मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ कि लड़का क्या है। मतलब हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते थे, कोई हमें ज़बरदस्ती बोलता था, मम्मी बोलती थी कि नहीं लड़कों के साथ खेलो, तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते थे उनके साथ में। हमें लड़कियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते एज बढ़ती गई, स्कूल में जाना शुरू किया तो बच्चे वहाँ पे काफ़ी छेड़ते थे, पूछते थे कि तुम तो मतलब अननोन नहीं हो, तुम बिल्कुल ही अलग हो, तुम लड़के नहीं है, तुम्हें तो लड़कियों के स्कूल में होना चाहिए, मॉर्निंग स्कूल में होना चाहिए। काफ़ी मिसबिहेव होता था उस टाइम पे। और जो टीचर्स थे तो टीचर्स भी मिसबिहेव करते थे, वो लोग भी मतलब अलग सोचते थे हमें उस टाइम पे। काफ़ी मतलब अलग एक अकेले लाइफ बहुत बिताई है, मतलब फैमिली से लेकर के और स्कूल टाइम तक की प्रकार। तो पीहू, क्या आप इस चीज़ को मानती हैं कि टीचर्स जो शिक्षक हैं, क्या उन्होंने भी आपके साथ कभी कुछ अलग तरह का व्यवहार या मैं कहूँ दुर्व्यवहार किया कुछ जो? नहीं सर, मेरे साथ तो अभी तक। अब देखो, वो अभिलाष सर ऐसे अभिलाष सर नहीं है, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल दिया, तो आप जब जाके बात करोगे ना तब आपको दुख एहसास होगा उनका। यहाँ बैठ के कि ये क्या कह रहा है, ये अलाउड है, ऐसे तो बढ़ जाएगा, वैसे बढ़ जाएगा, आप उनसे बात करके कभी देखिएगा। आप उनको सुनोगे ना तो आपका रूह कांप जाएगी कि भाई कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। मैंने कहा भगवान को मानते हो? उसने कहा हाँ। हमने कहा जिस ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय किया, तो कहती कि सर मैं सोचती हूँ कि ऊपर वाला ऐसा कर देता, किसी एक ही साइड भेज देता, मतलब जेंडर के वाइज। वो नेचुरली वैसे बॉर्न है, डोंट फील सिंपैथी अबाउट देम। हमने उसको ऐसा कर दिया है, तो संविधान इनको वो एक प्रोटेक्शन और वो सारा कुछ देता है। तो मेरे बैच में जब सारे बच्चे को दिया गया कि जाके अलग अलग स्टूडेंट से बात करना है, ठीक है। आपको जब बीएड में रहते हो ना तो अलग अलग बच्चों के पास भेजा जाता है, स्कूल में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ बोला कि सही बच्चों को जाके इंटरव्यू लेना है। तो टीचर ने बोला मेल फीमेल का इंटरव्यू लेना है, तो मैं आगे बैठा था। तो मैंने बोला मैम ट्रांसजेंडर का क्यों नहीं? तो टीचर ने गुस्से में बोला ठीक है अभिलाष, तुम्हें इतना है तो तुम जाओ ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू लेके आओ। और मैं वाकई में गया, मैं ले आया। तो हमने कहा मतलब आपको पता रहना चाहिए कि मैं हूँ, आप ठीक है। मैं इज्जत करता हूँ, डरता नहीं हूँ, मैं जाके ले आया। एंड पता है आपको दोनों लोग कौन हैं? इंडिया में दिल्ली में सबसे पहले सेलेक्ट होने वाली ट्रांसजेंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2014-15 बैच की यूपीएससी टॉपर है ईरा सिंघल, ठीक है।
जो NDMC में कमिश्नर भी हैं, आप गूगल पे सर्च करिएगा कभी ईरा सिंघल को, ठीक है, 2014-15 बैच की UPSC की टॉपर है, उन्होंने इनका रिक्रूटमेंट कराया था। तो ईरा मैम से मेरी बातचीत रही है, टर्म्स रहे हैं। तो मैं ईरा मैम से मिला तो मैंने कहा मैम जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय का आपने रिक्रूटमेंट कराया था, मुझे उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना है। तो उन्होंने लिख के दिया। तो ये सब आप दिल्ली में आउटसाइड में जाओगे तो अलीपुर साइड में पड़ता है, तो जहाँ पर श्रद्धानंद कॉलेज है जस्ट वहीं पर बगल में कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये वहीं पोस्टेड थी। तो जैसे ही मैं गया ना, मैंने बोला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने मना कर दिया मेरे को तुरंत, नहीं हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब लोग बदतमीजी करते हैं उनके साथ। तो मैंने कहा कि मुझे ईरा मैम ने भेजा है। तो कैसे मैम ने भेजा है, तब वो सब आए और फिर जो है ये देखोगे आर्ट फैकल्टी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के मैं कंडक्ट भी कर रहा हूँ। हमने कहा प्लीज़ आप हमारे कैंपस में आ जाइए, और क्योंकि वहाँ कैमरा उमरा थोड़ा सेट था, माइक वाइक, ठीक है, वो माइक वाइक सर 5 साल पहले पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यही मैं कहता हूँ कि सीखने का एक जर्नी है। तो जब तुम उनसे बात करोगे ना, तब तुमको ये एहसास होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, तब तुम अपने समाज और धर्म से ऊपर उठ के सोचोगे, ठीक है, तब आप वो बात कर पाओगे जो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अदरवाइज जानते हो क्या होगा, मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये नहीं सही है, क्योंकि तुम्हारे पास अपने एक पूर्वाग्रह है, वास्तविक हकीकत पता ही नहीं है, जाके बात करके कभी देखा ही नहीं हमने। सामने एक व्यक्ति खड़ा है, वो कह रहा है कि बचपन से मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, मेरा बॉडी देख के मुझे कहा जा रहा है कि सिंस मेरा मेल का बॉडी, तो मेरी फीलिंग मेल वाली रहेगी। नहीं यार, उसके अंदर वाली फीलिंग मेल की फीलिंग नहीं है, तुम अभी एहसास नहीं कर पा रहे हो उसके जीवन के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। बचपन में बात बताने लगे कि मेरे भाई, मेरे घर वाले मुझे निकाल दिए, फिर मैं इधर उधर जाके रहती थी, तो हमने पूछा कि जीवन में क्या करना चाहती थी, कैसे, मेरे को PhD करना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को शिक्षा से बहुत सारा कुछ मिला है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप आगे परस्यू करिए, अगर PhD वगैरह में कोई मदद मैं कर सकता हूँ तो मुझे श्योरली बताइएगा। तो आज भी उन लोगों का नंबर वगैरह मेरे पास है। तो ये चीज़ें जब जानोगे तब तुमको पता चलेगा भाई क्या चल रहा है। अदरवाइज तो हमको लगेगा अच्छा मेरे धर्म में ये लिखा है, ये ऐसे लिखा है, और यही सब जब कोर्ट डिसीजन देता है तो कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट और साक्ष्य और मसले और डिस्कशन के मुद्दे रहते हैं जो आम आदमी के समझ से ऊपर होते हैं। तो उसको लगता है कि कोर्ट ये क्या कह रही है, अरे कोर्ट भाई इन लोगों को सुन के कह रही है, ठीक है, कोर्ट इस चीजों को देख के कह रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे होगा तो समाज कुछ बिगड़ जाएगा। अरे भाई मेरे से पूछो, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है तुम जिधर भेजने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं नेचुरली उस दूसरे फीलिंग के साथ पैदा हुआ हूँ, ठीक है, बात सिंपल सी इतनी है। लेकिन जब हम घर बैठ के सोच रहे हैं तो हमको क्या सही गलत लग रहा है, जिस पर हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, इसी सोच के जो दायरे हमारे दिमाग में बने हुए हैं, जब उस दायरे को तोड़कर जब आप कुछ आगे सोचते हो, तभी शिक्षा का असली मूल मंत्र मिलता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशन। क्योंकि अगर हम वही सोच रहे हैं जो हमको ऑलरेडी सोचना था, तो सिर्फ हम पास हो रहे हैं और डिग्री लेते जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, डिग्री लेते जा रहे हैं, कुछ भी नया ऐड नहीं हो रहा है। तो अब आप समझ रहे हो, जब मैं अपने बैच में गया तो पता है मैं बहुत ढूंढ ढाड़ के ले आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ढूंढ ढाड़ के ले आया और सारा कुछ इन लोगों से गया, बात किया। एक दिन कॉलेज में एब्सेंट किया, टीचर उचर एब्सेंट लगा दिए। बाद में इस फैकल्टी ने, मैम ने काफ़ी, मैं इनका रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन मैम ने कहा कि तुम जो भी बात की हो ना लिख कर दो मेरे को। पूरे क्लास में प्ले किया गया था, उस समय जब मैं बीएड में था, पूरे क्लास में प्ले करके दिखाया गया था और बच्चों को मैं क्या ले आया हूँ रिकॉर्ड करके। तो सिर्फ पेपर पर लिख कर नहीं दिए थे, इसलिए टीचर ने नंबर कम कर दिया था। और मैं पेपर पे लिख के क्यों नहीं दिया था, हमने कहा मैम देखो ऐसा है ना, माइक वाइक लगा के इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ले आ दिए हैं, अब कह रहे लिख के भी दो। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 100 में 53 नंबर दिया था, 53। मतलब क्लास में अगर बॉटम 2 या 3 में मेरे को मार्क्स दे दिया था, इतना बड़ा काम करके लाने के बाद भी, क्योंकि मैंने लिख कर नहीं दिया था। हमने कहा क्योंकि मेरे को लिखने वाला काम बहुत पसंद नहीं है। कोई हमसे कहे असाइनमेंट लिख के दो, तो हमको लगा भैया हो गया। अब सबसे आखिरी में कोई बच्चा होगा, जब एकदम छुरी एकदम यहाँ आ जाएगी, तब मैं सोचूंगा कि किसके असाइनमेंट से कॉपी करना है। ये सब लिखने वाला काम नहीं, कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ करके देखना है, तो मैं सबसे आगे रहूँगा। तो वो चीज़ मैं करके ले गया। और टीचर, क्योंकि भाई टीचर तो उसी एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैम ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि भाई वो लोग भी आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि बच्चे ने ये रिपोर्ट लिखा है, ये रिपोर्ट लिखा है। मैं वीडियो बना के दिया, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। देखो ये चीज़ है। तो कोर्ट जब किसी फैसले को सुनाता है, संविधान कहीं इक्वालिटी की बात करता है, तो आपको ये बात समझना होगा कि बहुत सी ऐसी बातें जो हमको नहीं पता है, जो अपने घर में बैठ के हमको लग रहा है क्या सही क्या गलत, और वो हमको कैसे लग रहा है, क्योंकि बचपन से हमारी कुछ अपब्रिंगिंग है, उसी को कहते हैं पूर्वाग्रह, अंग्रेजी में बोले तो प्रेजुडाइस,
ठीक है, आप ये पूरा इंटरव्यू देख लोगे ना, तुम सर पकड़ लोगे वो लोग क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट बताते हैं कि सर हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो लोग हमारी तरफ अजीब तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे हो, तुम इमेजिन करो कि तुम मेट्रो में खड़े हो और सारे सवारी तुम्हारी तरफ अजीब तरीके से देख रहे हैं। खूबसूरत तो बात और है, वो तुम समझ सकते हो क्यों देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कह रहे हैं कि सोचो कि मतलब समझ रहे हो कि मतलब जिस व्यक्ति, अरे कोई खूबसूरत भी हो अगर 4 बार इस नजरिए से देखोगे तो वो भी एकदम ठीक है, क्योंकि देखने के नजरिए में ही फर्क है बस। ठीक है, हो सकता है कोई वैसा व्यक्ति देख रहा हो कि भाई लड़की दुपट्टा ठीक करे, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो भाई जिसको देख के बाल ठीक करे। तो देख वो आंखों से ही रहा है, बस फर्क उतना ही है। वो तुम डिपेंड करता है कैसे इवेल्युएट कर रहे हो बात को यार। ठीक है, तो हम लोग हो सकता है कि जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। एंड बिलीव मी, जो बात आप कह रहे हो यही मैं भी कहता था, यही सब मैं भी कहता था, until unless I really realize यार there is something else going on in the world। ठीक है, चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो संविधान इन सभी पहलुओं पर विचार करके फैसला देता है। ठीक है, हाँ यस नाजिया। सर मुझे ऐसा लगता है जब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको एक्सेप्ट किया था तो ऐसे जो लोग हैं वो बाहर निकल के आए हैं खुल हाँ के। हाँ हाँ, जैसे मैं मुखर होके कुछ कह रहे चलाती हैं। हूँ यूट्यूब वगैरह ब्लॉग देखती हूँ तो पहले ये नहीं था, अभी मैं देखती हूँ तो ऐसे इस कम्युनिटी के लोग ज्यादा बाहर आ रहे हैं खुल के, शायद उनको थोड़ी नहीं हिम्मत मिल गई है। नहीं, शायद ये प्लेटफॉर्म भी अभी ही आया है जहां पर हम खुल के देख पा रहे हैं। ओके, ये भी एक बात है। यस ये मंच भी 10 साल पहले अवेलेबल नहीं था। उदाहरण के तौर पर कभी पहले कहीं भ्रष्टाचार होता था तो हम सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके डाल नहीं पाते थे। यस यस वहीं पर पुलिस वाले 2 चाटा मारे, सेटल हो गया बात। ठीक है, अब ये नहीं है। यस अब केवल ऐसे हाथ भी उठाया था और तुमने रिकॉर्ड कर लिया तो अलग मैटर बन सकता है। तो ये तो ट्रेंड ही बाद में आया है, ये व्यवस्था ही बाद में बनी है। ठीक है, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये कारण हो सकता है। ठीक है, नहीं सर, इसका एक और कारण भी है सर। पहले ना ज्यादातर रूढ़िवादी लोग थे, लेकिन आपके टाइम में सर यूथ ज्यादा है और रूढ़िवादी लोग कम है, और हम ना अब वो चीज ना एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हम पहले नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, क्योंकि सर यूथ जनरेशन है। तो लेकिन मैं एक चीज ये मानता हूँ कि ये सब यूथ का ढकोसलापन है, जेंजीज का ढकोसलापन है कि वो बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो अपना दाल गलाने के चक्कर में ये सारी चीज़ों पर हाँ नहीं करते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायर्ड है। पुराने समय में लोग एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वहां से एक फरमान आता था, राजा होता था। इस तरह के मंच नहीं थे कि तुम विद्रोह करके भी ठीक तरीके से समाज के बीच में जिंदा रह पाओगे। ठीक है, इसलिए भी ये विद्रोह नहीं हुआ करते थे। इसे इस बात को समझिए, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं था। मैं एक वो करूंगी कि सर जैसे जो पुराने न्यायाधीश थे, ऐसा तो नहीं है कि उन न्यायाधीशों में इतनी अकल नहीं थी कि ऐसे लोगों को भी देना चाहिए, लेकिन वो नहीं पास कर पा रहे थे। प्रोटेक्शन कौन देगा? यस, यही जज सर, साहब मैं यही तो कह कह रहे हैं। रही थी। देखो सुनो, देश में क्या किसी लड़की को रात में घूमने में मना ही है? किसी नेता ने मना किया? किसी जज ने मना किया? किसी ने बोला कि रात में नहीं घूम सकते हो? लेकिन रात में घूमने पर आपके साथ क्या हो सकता है, क्या उस प्रोटेक्शन की गारंटी भी स्टेट देता है कि तुम रात में घूमोगे तो हम प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं तुमको? ठीक है, तो ये चीज तो समझ में तो पहले भी आ रहा है। सवाल है प्रोटेक्शन देगा कौन? ठीक है, ये इस बात को, इस फर्क को भी महसूस करिए। इसीलिए कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन भी समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे समय इवॉल्व हो रहा है, मैच्योरिटी हासिल हो रही है, तब हम लागू कर रहे हैं। यही बात मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि संविधान में अमेंडमेंट हो रहा है समय के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर सरकार खूब काम कर रही है। ठीक है, सरकार से पूछोगे, सरकार कहेगी ये हेल्पलाइन नंबर, वो हेल्पलाइन नंबर, फलाना नंबर, ये ढकाना नंबर। ठीक है, अबे रात की बात छोड़ो, दिन में दिल्ली के तमाम ऐसे सड़कें हैं, तुम अकेले जाके देखो, और लड़की ही क्यों, लड़का भी जाके देख ले। ठीक है, सवाल है किससे क्या लूटा जा सकता है। मैं बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट नहीं, उसके बाद मुझे 2 बार रुका के मेरा मोबाइल लूटा जा चुका है मेरे से, क्योंकि कुछ और मेरे से छीन नहीं सकते थे। तो मोबाइल है, पर्स है, जो भी है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि कानून मेरे को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन मतलब इस फर्क को समझिए, कानून एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहां पर है, प्रोटेक्शन नहीं दे रहा ना मेरे को।
ठीक है, तो ये चीज है, तो लॉ तो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहले भी लोग समझ रहे हैं, नहीं रहते, पहले भी लोग समझ रहे थे, ऐसा नहीं इस बात में उनको जज पनिश कर दे रहा था, लेकिन प्रोटेक्शन किस हद तक ऑफर हो पाएगा, ठीक है, कानून उस बात पर क्या कहता है, उनके लिए नियम क्या कहते हैं, ठीक है। पहले कोर्ट में केस दर्ज होता था तो वहां आदमी का जेंडर लिखा जाता था, अब वो बंदा अपने आप को मेल रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, जस्ट बिकॉज ही हैज मेल प्राइवेट पार्ट तो आपने लिख दिया मेल, और वो अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है वैसे। तो ये बहुत बाद में संविधान में आया कि भैया इस यहाँ पर एक थर्ड जेंडर वाली चीज होनी चाहिए कि जो उसमें नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, ये सोसाइटी का एक हिस्सा है, ठीक है ना। सर बस एक क्वेश्चन है, तो यानी सर इसमें यूथ का कोई रोल नहीं है कि यूथ बहुत तो एक्सेप्टेबल है? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि यूथ बहुत एक्सेप्टिंग है और बहुत समझदार है? उस यूथ की बात जब अपने बहन पर आ जाती है तो एक्सेप्टिंग नहीं रहता है वो। मैंने तो नहीं देखा, मैंने ये ना पढ़ा है सर, मैंने ये कहीं पढ़ा है, जैसे मैंने जितने भी यूथ को देखा है, उसको दूसरे की सिस्टर के साथ घूमना है तो उसको सारा इक्वालिटी फ्रीडम सब समझ में आता है, खुद की सिस्टर के लिए वही इक्वालिटी फ्रीडम उसकी लाइफ से खो जाती है। तो आई डोंट नो कि यूथ की हद तक मैच्योर्ड है, आई हाईली डाउट। ओके सर, ठीक है, आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं कि दूसरे की गर्लफ्रेंड है या दूसरे की बहन है तो ठीक है, सारा इक्वालिटी फ्रीडम घर का ये फलाना ढेका, यस सर मैं करता हूँ। ठीक है, और खुद की बहन पे जैसे ही बात आ जाती है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ पे डकार लेना चाहिए, सब बता देगा वो। तो अब यूथ का जो ये यूथ पना वाली बात है दूसरे के, दूसरी लड़की के लिए, खुद के घर के लिए नहीं है। बदलाव लाना तो खुद के घर से ले आओ, मुझे ऐसा लगता है। मतलब तो इसीलिए अगर यूथ कहता है कि हम बहुत अनलाइटेंड हैं तो हमको डाउट होता है इस बात पर, क्योंकि पता है हम सही प्रश्न खुद से पूछ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सही प्रश्न तो ये है कि क्या आप अपने घर की महिलाओं को ये करने देंगे? अगर हाँ तो आप एनलाइटेंड हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ तो आप एनलाइटेंड हो गए। आपको लगेगा कि मेरा इससे नहीं बन रहा है तो हम ब्रेकअप कर सकते हैं, तो आपकी अगर बहन एक ब्रेकअप करके आ रही है और फिर नए वाले के साथ पैचअप कर रही है तो आपको इस बात पे बहुत विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप इस लेवल पर एनलाइटेंड हो गए तब तो यूथ ठीक है। सिर्फ जबरदस्ती हम लोग जवान हैं इसलिए यूथ कह के हम लोग अपने आप को ये ना कहें कि हमारा बौद्धिक चेतना भी बहुत ऊंचा है। हो सकता है कोई व्यक्ति 60 साल का, 70 साल, 80 साल का होगा, उसकी बौद्धिक चेतना हम लोगों से और अच्छी हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज उसकी दाढ़ी हो गई है और जस्ट बिकॉज एज के नंबर में उसके बाल झड़ गए, चेहरा सफेद हो गया, झुर्रियां आ गई हैं, तो इसका मतलब ही नहीं हुआ कि वो वैचारिक रूप से भी हमारे इतना पिछड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एज अ यूथ तो अभी हम लोग ये मैच्योरिटी हासिल कर लें जो बात मैं आप लोगों से कह रहा था। जैसे देखिए, जब मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया तो आपको थोड़ा आपने ठिठक के सोचा होगा इस बात को, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। उसके पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे ही तुम 20 लोगों से मिलकर बात करोगे तुमको पता चलेगा कि भाई यहाँ तो एक अलग दुनिया बसी हुई है पैरेलली मेरे समाज में, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो संविधान यही सारी चीजें कर रहा है। संविधान समय के साथ वो प्रोटेक्शन दे रहा है, इक्वलिटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि समाज की जो आखिरी पायदान पर भी बच्चा है उसको उठा के आगे ले आना है। ठीक है, और इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। यस निष्ठा, आप क्या कह रही हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। अच्छा, जैसे एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जैसे आप देखा करिए, एक देखो एग्जाम्पल्स ना, तुम ऐसे एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा ना, तुम फील कर लोगे एग्जाम्पल में क्या कह रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ये लो, जब देश आजाद हुआ तो लोगों की प्रायोरिटी जानते हो क्या थी? रोटी कपड़ा मकान। जब आदमी के पास रोटी कपड़ा मकान हो जाता है ना, तब उसके जीवन में अगली प्राथमिकता होती है शिक्षा। और वो जब पहली बार शिक्षा को प्राथमिकता देता है, जानते हो क्या करता है? घर के सबसे बड़े मेल चाइल्ड को पहले शिक्षा देगा वो। जब सारे मेल्स को शिक्षा का प्रायोरिटी हो जाएगा और उसके जीवन में, उनके पेरेंट्स जीवन में कुछ और बचेगा, तब उनको लगेगा फीमेल्स को भी शिक्षा देना। ये शिक्षा का जो पायदान है ना, कुछ इस तरह से बढ़ते हुआ है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कुछ हद तक? यस सर। ठीक है, Yes, sir. बस बात यही समझना है कि बात फीमेल पर खत्म नहीं होती है। समाज में फीमेल से भी ज्यादा कुछ और कम्युनिटी है जो शोषित है। जैसे कोई बच्चा हो सकता है जो दिव्यांग हो, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उसको वो वाला टीचर नहीं चाहिए जो नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर है। जैसे आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, उसको डिसलेक्सिया रहता है, तो उसको आमिर खान एक टीचर रहता है, वो बोलता है कि मैं भी डिसलेक्सिया से पीड़ित था, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जानते हो क्या बनाया गया? बीएड के बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन।
अब हमको क्या लगेगा, अरे सर स्पेशल एजुकेशन तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा समाज तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अरे भाई नहीं सर, मेरा रिलीजन तो एक्सेप्ट करता है। अरे भाई दुनिया में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ था जो एक्सेप्ट नहीं करता था लोगों को, हिटलर। कोई भी ऐसा होता था ना कि कोई भी शारीरिक विकलांगता रहती थी, हिटलर कहता था उसको नाजी कैंप में डाल के खत्म कर दो। ऐसे लोगों को एकदम प्योर रेस होना चाहिए, नाजी रेस। अरे तो कोई लूड़ा लगना कोई पैदा होना चाहता है क्या यार? मतलब अगर किसी को इस तरह का दिक्कत होगा तो प्लीज आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू, जस्ट फील व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? कि मतलब कोई भी ऐसा है जो किसी फिजिकल डिफॉर्मिटीज हो रहा है तो वो चाहता थोड़ी ना कि उस तरीके से हो, वो भी चाहता है और लोगों की तरफ से दिखे, ठीक है? वो भी चाहता है कि और लोगों की तरफ से दिखे। लेकिन भाई अब नेचुरली कोई उस चीज तरह बॉर्न है उस तरह से, तो देखो कि शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो पहले क्या हुआ, पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर शिक्षा आया। शिक्षा में परिवार का जो सबसे बड़ा लड़का था, फिर उससे जब हो गया तो लोगों ने महिलाओं की तरफ बढ़े। फिर देखा गया कि अच्छा समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दिव्यांग लोगों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा हो जो विजुअली इम्पेयर्ड हो, देख नहीं पाता है, तो उसके लिए विजुअली इम्पेयर्ड आपको पता होना चाहिए बीएड स्पेशल एजुकेशन इन वीआई होता है, जो टीचर्स केवल विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड्स को पढ़ाते हैं, उनकी बीएड की ट्रेनिंग अलग होती है, बीएड स्पेशल एजुकेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है? एक कोई बच्चा ऐसा जो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसको ये दोनों ऐसे दिख रहा है और ऐसे घुमा दिया तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है, उसके दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता इस तरीके से, ठीक है? किसी को मेंटल कोई चैलेंज आ रहा है, उस बच्चे को ये तो समझ में आ रहा है कि अच्छा 3 + 2 5 होता है, लेकिन 2 + 3 भी 5 होता है, ये बात उसको नहीं समझ में आ रही है। कोई बच्चा मेंटली इस तरह से चैलेंज हो सकता है, तो उसको बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला टीचर पढ़ाता है, स्पेशल एजुकेटर पढ़ाता है। तो क्या ये बात हम 1950 में करते हैं? तब तो लोग कहते हैं अभी जो पहले नॉर्मल पहले प्रायोरिटी के लोग हैं पहले उनको करा लो, तब तो ये कहा जाता ना। खुद सोच के देखिए, तब तो आदमी यही कहता ना 1950 में क्या बात होती कि पहले तो समाज में जो सो कॉल्ड फिजिकली फिट हैं, मेल्स हैं, पहले तो उन्हीं को एजुकेशन नहीं मिला हुआ है, तो आप किसको पढ़ाने की बात कर रहे हो? तो ये कब बातें कर रहे हैं हम लोग? 50 साल बाद, 70 साल बाद। क्यों? क्योंकि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय में ऐसे लोगों को आगे आकर अपना भी हिस्सा मांगने का अधिकार और हिम्मत मिल रहा है। संविधान वो हिम्मत दे रहा है, ठीक है? जिस यूपीएससी टॉपर का मैंने अभी नाम लिया था, ईरा शिंगल, आपको पता होना चाहिए उनकी हाइट सिर्फ आई गेस 3.5 से 4 फीट है, ठीक है? काफ़ी छोटी उनकी हाइट है, ठीक है? 3.5 से 4 फीट। वो एक अलग बात है कि 6 फीट वाले गनर उनको सिक्योरिटी देते हैं। वो पावर क्यों है? क्योंकि शिक्षा के कारण। क्योंकि उनसे मैंने बात करके पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बचपन में उनके नर्व्स जो स्पाइनल होता है वो मुड़ गया है, उससे उनका ग्रोथ रुक गया, लेकिन मेंटली सब कुछ एकदम मैच्योर्ड है। हमने पूछा मैम आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, तो उन्होंने कहा फुटबॉल। जैसे उन्होंने बोला ना फुटबॉल, तो मैं एक पल के लिए ठिठक गया था। क्यों ठिठक गया था? क्योंकि मेरी सोच छोटी थी यार, मैं पूर्वाग्रहों से ग्रसित था, मैं उनको देखकर और फुटबॉल को कनेक्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है? अरे देख तो सकती है ना फुटबॉल, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? यूपीएससी टॉप किया जनरल से, ठीक है? ये चीज है। ये जब आप तक देखोगे नहीं, जब आप कनेक्टेड नहीं फील करोगे, तो समाज क्या है अब ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये धीरे धीरे करके आती हैं। बस संविधान में ये बात ये होना चाहिए कि समय के साथ संशोधन करने का, अमेंडमेंट करके सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ने का संविधान में शक्ति हो, स्वयं में बदलाव लाने का, समय की जरूरतों के हिसाब से खुद को अपडेट करने का, ठीक है क्लास? इसी को संशोधन और अमेंडमेंट कह रहे हैं समय के साथ। और हाँ, अच्छा किया कि कुछ हम लोगों ने समाज के बारे में डिस्कशन कर लिया, ताकि थोड़ा सोचने का दायरा हमारा विस्तार हो, ठीक है क्लास? आगे बढ़ें। किसी को कुछ कहना है? किसी और के मन में कोई भावना, दिल में कोई ऐसी बात जो प्रस्फुटित हो उठ रही है कि शायद ये रह गया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं रह गया? चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, कभी भी कोई ऐसा बच्चा हो जो क्लास में कभी टीचर से बात नहीं करता था, माइक उठाकर कुछ बोलता नहीं था, कुछ कहता नहीं था, और वो आज भी ऐसे ही बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बैठिए। बस एक काम थोड़ा सा कर लीजिएगा, एक ये हैंड रेज वाला बटन लगा हुआ है, ठीक है? इतना हिम्मत करिएगा कि बस उसको दबा के छोड़ दो, ठीक है?
बाकी आप तक पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और आपको पढ़ते पढ़ते मेरे साथ एहसास होगा कि एज अ टीचर मैं आप तक पहुंचूंगा और मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, प्रोवाइडेड कि आपको प्रिपरेशन का जो शुरुआत में मैंने बात एक्सप्लेन की है वो आपका फोकस उस पर उस तरह का है, तो मैं श्योरली आपकी पूरे हेल्प के लिए बैठा हूँ, चाहे जितना समय देना पड़े मुझे। तो आप इतना हिम्मत जरूर करिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर हम लोग काम कर पाएंगे। खैर वापस आ जाते हैं प्रियम्बल वगैरह पर, ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ में आई? एनम सैफी समझ में आ रहा है बात? यस सर। गुड गर्ल, चलिए ठीक है। तो देखो क्लास, ये क्या था हमारे आगे? प्रस्तावना संविधान का। ये क्या था क्लास? प्रस्तावना सर। प्रियम्बल। प्रस्तावना, प्रियम्बल था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? प्रियम्बल। तो क्या प्रियम्बल में कभी अमेंडमेंट हो सकता है पास्ट 75 सालों में? संशोधन? यस सर। हो सकता है। प्लीज यस सर। संशोधन अमेंडमेंट हो सकता है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो हमारे देश का प्रियम्बल है ना, इसमें एक बार संशोधन किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या संशोधन किया गया था उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उस पर आने से पहले यहाँ पर एक लाइन देखो क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑल ऑफ यू माइक ऑन करिए सभी लोग एक साथ। क्या लिखा हुआ है? लेकिन संविधान में जब पहली बार संशोधन किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह करते करते जब हम लोग 42nd वाले अमेंडमेंट पर पहुंचे, 42वें संशोधन पर पहुंचे, 42nd अमेंडमेंट पर जब हम लोग पहुंचे, तो 42nd अमेंडमेंट में हमने क्या किया कि पहली बार हमने अपने प्रियम्बल में, प्रस्तावना में भी कुछ चेंज किया। 42nd अमेंडमेंट में हमने क्या किया क्लास? सॉवरिन के साथ हमने दो वर्ड और अटैच कर दिया, सॉवरिन के आगे सोशलिस्ट और सेकुलर। अब क्या हो गया? ऑल ऑफ यू रीड, सॉवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके पहले क्या था? सॉवरिन डेमोक्रेटिक। अब क्या हो गया? सॉवरिन, सोशलिस्ट और सेकुलर, दो वर्ड डाला गया 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, माइक ऑन करेंगे तो ऑफ भी कर लीजिए, ठीक है। निशा स्विच ऑफ माइक। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, 42nd अमेंडमेंट में हमने क्या किया कि संविधान के प्रियम्बल में ही हमने चेंज कर दिया और दो नए वर्ड डाल दिए, सोशलिस्ट और सेकुलर। क्लास, एक मामूली सा प्रश्न, क्या इंडिया उसके पहले सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं था? ज्योति चौधरी। यस सर। क्या उसके पहले हम सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं थे? यस सर थे, लेकिन उसमें जोड़ा नहीं गया था। अच्छा ठीक है। मानसी, सोशलिस्ट और सेकुलर थे कि नहीं? सर थे। तो लिख देने से क्या हो गया? सर लिख देने से ये हुआ कि वो ज्यादा क्लियर वर्ड में लिखने लगा लोगों को, जैसे हमने अब इसको एकदम हाईलाइटिंग पॉइंट में लिखा है, जैसे प्रस्तावना है तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, हमें एक धर्मनिरपेक्ष देश वो शुरू में ही ऐड कर दी गई है। ठीक है, ये बात है। ठीक है। रागिनी? यस सर। हाँ, सोशलिस्ट सेकुलर पहले नहीं थे? सर थे। तो लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है? हो गए? सर लिखने से हमें ये फर्क पड़ता है कि हम कि लोगों को पता चले कि हमारे देश में सोवरेन सोशलिस्ट है और संविधान में हमारे ये लिखा गया है। अच्छा, तो तुम अपने नाम के आगे लिख लो रानी रागिनी चौरसिया, तो लिख देने से क्या होगा? लोगों को पता चल जाएगा। बताइए। काजल नहीं सर, लेकिन पता चल जैसे किसी को सबको पता रहता है कि सोवरेन है, लेकिन किसी को धर्म के बारे में उतना पता नहीं रहता। तो धर्म के बारे में नहीं पता तो प्रेम्बल पकड़ा दोगे धर्म के बारे में जानने के लिए। अच्छा ठीक है। काजल? यस सर। हाँ काजल। सर ऐड किया गया, पर मेरे को मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा कि ऐड करने से क्या बेनिफिट हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी प्रियम्बल लिखा हुआ है तो फिर
अच्छा, कोई ऐसा है यहाँ पर जो एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ऐड किया गया तो क्यों किया गया? I'll come to Reena, then I'll come to Muskan and then Prakriti. Reena Haldar. यस सर। हाँ रीना, सर लिखा इसमें गया। ये ऐड सर इसमें इसलिए ऐड किया गया ताकि लोगों को पता चले, मतलब जिसको वो चीज नहीं पता वो पता चल जाए और वो उसको अप्लाई करे। मतलब कि अगर मान लो किसी को नहीं पता, ठीक है, उसको पता चल जाएगा। और किसी मतलब किसी को अगर वो चीज करने से ठीक है, रोका समझ गया। जाएगा तो अभी वो बताओ, कर ये बताओ कर तुमको सके। पता चला कि नहीं? यस सर। जब लिखा गया था तुमको पता था इसके पहले कि वहाँ लिखा गया ऐसी कोई बात? नहीं सर, पहले नहीं लिखी गई थी, बाद में जब लिखी गई तो ये लोगों को 42nd अमेंडमेंट और ना, अवेयरनेस एक सेकंड ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। अब बताओ, तुमको पता चल गया था उसकी सोशलिस्ट सेकुलर लिखा हुआ है, तुमको समझ में आ गया था मतलब? यस सर। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, समझा दो जरा। अगर लिख देने से समझ में आना तो क्या कि कहाँ से पकड़ा गई? मैं आराम से मस्त पड़ी हुई थी। अच्छा सर मुस्कान। मतलब कि यस रीना। हाँ सर इसमें समाजवादी इसलिए बोला जा रहा है ताकि समाज इसमें अवेयर रहे और मतलब कि समाज को उस चीज के बारे में पता रहे, है किस ना। चीज के बारे में? और मतलब समाजवादी पार्टी के बारे में? नो सर। हाँ, किस चीज के बारे में पढ़ता रहे? उस चीज, किस चीज के बारे में? वो क्या चीज है, नायाब सा चीज जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? कौन सा पारस का पत्थर है वो? अच्छा ठीक है रीना। वेलकम टू मुस्कान। यस मुस्कान। सर मेरे अकॉर्डिंग जो प्रियम्बल है वो किसी कंट्री का एक मतलब जिस जिस शो करता है दूसरी कंट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्हें ये बताने मतलब उनको भी पता चलेगा। जैसे हमने भी काफी डिफरेंट कंट्रीज से सोर्सेज से मतलब उनके प्रियम्बल से ये सारी चीजें। कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे कंटिन्यू करिए, पीछे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, करने दीजिए। हाँ आगे आइए मुस्कान। हाँ बताइए। तो बड़ा डिस्टर्ब हो गई यार, प्लीज कंटिन्यू मुस्कान। सॉरी सर, नॉट अ ओ प्रॉब्लम। मम्मी को चार्जिंग पे लगाना था। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जैसे हमने भी डिफरेंट कंट्रीज से मतलब डिफरेंट प्रियम्बल से सोर्सेज से उनसे लिया है, तो हमें पता चला कि उनके प्रियम्बल में ये सब है। वो इस चीज पे अपने डिसीजंस लेते हैं या आउटपुट निकालते हैं। और अगर इन फ्यूचर जैसे इससे पहले जितने भी अमेंडमेंट आए होंगे या आर्टिकल बने होंगे तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के नहीं बने होंगे मेरे अकॉर्डिंग। पर आगे जितने भी अमेंडमेंट या आर्टिकल आएंगे तो इन दो चीजों को ध्यान में रख के बनेंगे, मतलब इन पे भी फोकस किया जाएगा, ऐसा नेग्लेक्ट नहीं होगा ठीक है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ मुस्कान। जिस्ट वाली बात आपकी ठीक थी। हाँ यस प्रकृति। सर मेरे हिसाब से दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर कोर्ट में कोई चैलेंज करता है इस बेसिस पे तो जजेस बता सकते हैं कि हमारे प्रियम्बल में ये एक्चुअल में लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि जैसे आपने बोला कि ये सारे आइडियल्स हैं, तो ये भी हम लोग ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे कंट्री का एक आइडियल है। ये पॉइंट है। ये जजेस वजेस नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा था तो हम उसके पहले कहते थे धर्मनिरपेक्ष नहीं, सेकुलर नहीं थे। हम उस बात को और स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे कंट्री का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। तुम्हारा इंडिविजुअल रिलीजन है, स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान क्या कहता है, आई एम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, स्टेट अपना रिलीजन आइडेंटिफाई करता है इस्लाम। इंडिया इस स्टेट में कोई रिलीजन आइडेंटिफाई नहीं करता इंडिया एज स्टेट। हाँ यस एनम सैफी। सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मुझे तो आ रही है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी भी है। जी एनम। सर एक तो यही हो गया कि ऑफिशियली इसको करने का एक ये रीजन था, और एक ये कि उससे पहले लोग बाग, जैसा आपने बताया कि एलजीबीटीक्यू का भी, कि लोग बाग इतने अवेयर नहीं थे तो उस टाइम पे वो नहीं कर सकते थे ऐसा। तो ऐसे हम सेकुलरिज्म में भी कह सकते हैं कि लोग चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कोई बात प्रियम्बल में लिखी हुई है बस एक उद्देश्य है समझने के लिए। ये मत सोचिए कि वहां पर लिखा हुआ दैट मींस कि कोर्ट में जो है लोग सेकुलर नहीं थे या फिर डिस्कशन में लोग सेकुलर नहीं थे। संविधान में पहले से लिखा हुआ है ये सब चीजें। हमने बस प्रियम्बल में इसलिए लिख दिया है क्योंकि दुनिया के आगे जब हमारा संविधान पढ़ा जाए तो हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट रहे।
जैसे कि प्रकृति ने बाद में एक्सप्लेन किया कि हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है इंटरनेशनल पटल पर कि हम एक सेकुलर नेशन है बाई स्टेट। ठीक है, हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, उसको बहुत स्पष्ट कर दिया गया है लिखकर। ठीक है, खैर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक बात और ऐड की गई थी, वो क्या था? यहां लिखा हुआ है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। यहां पर क्या है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये इंटीग्रिटी वर्ड भी डाला गया था। तो क्लास 42nd अमेंडमेंट में कौन से 3 शब्द डाले गए थे? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर इंटीग्रिटी। सेक्युलर इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट। और क्यों डाला गया था? क्योंकि भैया संविधान में अमेंड करने का प्रोविजन है, बदलाव लाने का हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, डन है क्लास? यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये भैया देख लो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, हीलियम फील्ड केसेस में पार्लियामेंट में रखा गया है, जब लिखा गया था जो ओरिजिनल कॉपी है ये बेसिकली वहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे वगैरह मनाया जाता है, ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी, एक्सप्लेन्ड है क्लास ये बात। ठीक है, यस सर। और संविधान कब कंप्लीट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इस पूरे ड्यूरेशन के बीच में कितना गैप था? 2 ईयर 11 मंथ 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 नवंबर वाली बात 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद मुहूर्त निकला था। ठीक है, 26 जनवरी का डेट क्यों चुना गया ये मैं हिस्ट्री क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि 26 जनवरी को हिस्ट्री में क्या हुआ था। ठीक है, वो कभी और बात करेंगे। एंड इन मीन टाइम बीच में क्या हुआ था? 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को, जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, डन है? यस सर। और सर इसी टाइम पे अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। अंग्रेज ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 को गए थे, ऑफिशियली। ओके। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए क्लास, जब 9 दिसंबर 1946 को ये जितने मेंबर हैं सब पहली बार आके बैठे होंगे, तो कोई तो चाहिए ना यहाँ पर हेड जो मीटिंग को होस्ट करेगा। यस सर। कोई तो होगा ना, मीटिंग का चेयरमैन होगा, कोई क्लास का मॉनिटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो जब पहले दिन किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो जो भी क्लास का मॉनिटर बनता है वो टेम्परेरी ही होता है। यस सर। उसको बस हट्टा कट्टा देख के बना दिया, हाँ चल भाई तू डोले सोले बना रखा, तू आजा मॉनिटर है क्लास में। बाद में पता चला कि दिमाग से थोड़ा ढीला चल रहा है और डोला सोले चाय बना रखा उसने। ठीक है, तो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी है कि भाई देखो पहले दिन जब असेंबली बैठी तो एक उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक टेम्परेरी चेयरमैन भी था। कौन था क्लास? सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी चेयरमैन थे असेंबली के 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, निशा, मुस्कान, नाजिया, एनम, यस सर। क्लियर है? यस सर। तो पहले दिन एक टेम्परेरी चेयरमैन बने जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि पहले दिन टेम्परेरी थे तो बाद में कौन बना जो परमानेंट था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भविष्य में जाकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, अलीशा, आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोगों ने देख रखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फर्स्ट मेट ऑन 9 December 1946 took precisely 2 years 11 months and 18 days to come up with the final draft on 26 November 1949 which came into force on 26 January 1950। डन है क्लास? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। यस नो सर। सर। इरम शेख, क्लियर है सब कुछ? यस सर। सलीहा, जी सर। क्लियर है? जी सर। ठीक। दिलकश, सानिया, दिलकश काइंड, सानिया तैमूरी। यस। सानिया, सानिया तैमूरी, आप सो गई?
माय क्विक इन मीन टाइम यशिका जी सर क्लियर है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े ना? यस सर। यस सर। सर यस देखिए क्लास, अभी तक जो भी हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बहुत रिवाइज करने वाली बातें नहीं है। अभी तो सिर्फ मेंटली रेडी हो रहे हैं कि हमको बात समझ में आए, कि हमको बात तो किस तरह से लेना है। अदरवाइज पॉलिटी के साथ बड़ा दिक्कत है, चाहे तुमको कुछ आता हो या ना आता हो। कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कुछ आए या ना आए, हर आदमी डिबेट करने के लिए इस पर रेडी है। अगर तुम्हें नहीं विश्वास हो रहा है तो तुमने कभी नहीं देखा होगा कि टीवी पर संबित पात्रा और वो ऐसी आपस में डिबेट कर रहे हो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है कि नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं को देखा करो, वो हर चीज़ पे सब ज्ञान रखते हैं। उनको इकॉनमी पे पूछो, फॉरेन रिलेशन पर पूछो, कुछ बताना तो रहता नहीं है, बस तू मैं करना रहता है। एक ही आदमी देखोगे आएगा और हर टॉपिक पे बात कर रहा होता है। जीडीपी पर वही तुमको ज्ञान दे रहा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी वही ज्ञान दे रहा होगा, सबका साथ सबका विकास पर भी वही ज्ञान दे रहा होगा, फॉरेन रिलेशन पर भी वही ज्ञान दे रहा होगा, रिलीजन पर भी वही ज्ञान दे रहा होगा। तो ये सर्वगुण संपन्न वाले इंजन केवल टीवी पर मिलते हैं, ठीक है, कह लीजिए कैमरे पर। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हर आदमी को कुछ ज्ञान रहता है। तुमको सांसद विधायक का अंतर नहीं पता होगा, लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी जरूर हो सकती है कि हमारा नरेंद्र मोदी को लेकर ओपिनियन बना होगा। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि तुमसे पूछ दें कि विधायक और सांसद में अंतर क्या है, गवर्नर और प्रेसिडेंट में अंतर क्या है, तो वो बताने में हालत ख़राब हो जाएगी। सर अभी पढ़े नहीं है सर, बस वो वाला टॉपिक रिवाइज करना है, फलाना ठिकाना। लेकिन अभी कह दूं कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो उस पर तुम्हारा ओपिनियन बना होगा। और वहीं पर समस्या है, क्योंकि बिना जाने हमारा ओपिनियन बना हुआ है। ये डिबेट आपको साइंस में नहीं मिलेगा कभी भी। ये डिबेट आपको साइंस में कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए। आपका पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है, आपको नहीं पता है गवर्नर क्या होता है, आपको नहीं पता है प्रेसिडेंट क्या होता है, आपको नहीं पता है चीफ जस्टिस क्या होता है। लेकिन आपसे पूछूं राहुल गांधी पर क्या सोचते हो, कांग्रेस पार्टी पर क्या सोचते हो, तो जस्ट बिकॉज तुम्हारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि तुम्हारा उस पर कोई ओपिनियन है। और कमाल की बात जानते हो क्या है? तुम पूरा दावा ठोक के ही बताते हो कौन सही और कौन गलत। तो मैं भी बता दो राहुल गांधी कैसे सही, मोदी कैसे गलत, और ये कैसे सही वो कैसे गलत, बता भी रहे होते हो। लेकिन ये नहीं बता पाओगे कि लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है प्रेजेंट में। लेकिन ये बताओगे कि हाँ बहुत अत्याचारी सरकार है, कुछ भी संशोधन कर रही है, कर रही है, वो कर रही है। यही सब पूर्वाग्रहों वाले ज्ञान है, ठीक है, यही सब पूर्वाग्रहों वाले ज्ञान है कि हमको इस चीज़ से बचना है। तो यही मैं आप लोगों को जब पॉलिटी के पहले लेक्चर में मैंने कहा कि क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट योर रिलीजन, थिंक अबाउट योर पॉलिटी, तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हर बात को लेकर हमारे दिमाग में एक सेट पैटर्न ऑफ थॉट बना हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या पढ़ाई में? जो हमारी एग्जिस्टिंग सोच बनी हुई है उसमें नया कुछ ऐड करना, अपने ही विचारों को तोड़ना। जो हमारी फीलिंग, जो हमारी भावनाएं थी किसी बात को लेकर, अपने ही सोच का जो हमने दायरा अपने दिमाग में सेट कर रखा था उसको तोड़कर उससे आगे के लिए सोचना, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कि मैं 10 घंटा पढ़ सकता हूं कि नहीं, हमारे दिमाग में खुद को लेकर खुद का ओपिनियन और लिमिटेशन बना हुआ है। हमारे दिमाग में खुद का ओपिनियन क्या बना हुआ है? हमको तो किसी तरह 30,000 रुपये मिल जाए हम खुश हैं, हमको 50,000 रुपये मिल जाए खुश हैं। मतलब हमने अपने दिमाग में अपना अभी दायरा भी सेट कर रखा है। तो जब 30,000 का सोच रहे हैं तो 10,000 कमा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का सेंस है कि तुम 30,000 तक क्यों सोच रहे हो?
अब अंबानी का बेटा 3 करोड़ कमाने के लिए तो नहीं सोच रहा होगा। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साल भर का बोल रहा था। ठीक है, ओके नाजिया, ओके। तो तुम समझ रहे हो इस बात को कि अंबानी का बेटा तो 3 करोड़ कमाने को नहीं सोच रहा होगा। क्यों नहीं सोच रहा 3 करोड़ कमाने को? आप तो सोच रहे हो, तुम्हारे तो 3 करोड़ में तो तुमको लगेगा मेरी तो पुश्त समझ जाएगी, कि मेरी तो अगली पीढ़ी समझ जाएगी। तो सोचो ना, क्यों नहीं सोच रहा अंबानी का बेटा? एनीवन क्यों नहीं सोच रहा है? सर बिकॉज मुझे लग रहा है कि उनका एक दिन का खर्च ही उतना होगा सर। नहीं, सोच क्यों नहीं रहा ऐसा? हाँ यस प्रकृति। सर क्योंकि उनके सोच का दायरा ज्यादा है, क्योंकि वैसे तो ज्यादा कर चुके हैं। हाँ, उनका सोच का दायरा इससे बड़ा है, बचपन से अपब्रिंगिंग ही वैसी है। और एक दिन का खर्ची, अरे नहीं भाई, हो सकता है उनका एक दिन का खर्चा कुछ ना हो। जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका महीने भर का खर्चा क्या हो सकता है? 0 रुपीज हो, क्योंकि शाम को सब्जी लेने थोड़ी जाना है उनको। अब तुमको लगे अरे सर सब्जी तो खरीद के आ ही रहा है। अरे सब्जी खरीद के क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रोटोकॉल वाइज चल रहा है। ठीक है, मान लो कहीं बैठे हैं, जैसे मान लो कोई सरकारी अफसर है, उसको गाड़ी मिलती है, तो उसी ओहदे में कोई बहुत ऊंचा है, जिसको खाने पीने रहने हर चीज़ का व्यवस्था है। तो तमाम बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी हैं, तो उनका इस तरह का उन लोगों को ऐसा निजी खर्चा नहीं है। तुम टीवी पर देखते रहो कि नीता अंबानी आज आई थी, 20 करोड़ का तो उनका केवल पर्स है। शायद उन्होंने कभी ठीक से देखा भी नहीं होगा कि 20 करोड़ का इसमें क्या लगा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ी नहीं कि हम अंबानी हैं, शॉपिंग के लिए निकले हैं तो शुरू ही करेंगे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ से नीचे का तो कुछ दिखाना ही मत मेरे को, क्योंकि मैं अंबानी हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा कहने का बस सेंस ये है कि क्यों अंबानी का बेटा 3 करोड़ कमाने क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसके बचपन से उसके सोच का दायरा उससे बहुत बड़ा है। उसकी लड़ाई 3000 करोड़, इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं। 3000 करोड़ भी कम ही बोला है मैंने। लड़ाई मतलब उस लेवल पर चल रही है, तो उनको बैटल फील्ड दिमाग में बड़ा बना हुआ है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम फंस रही है? सोच के लिमिटेशंस में। ठीक है, जैसे मैं भी 300 करोड़ तक अभी मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन कोई ऐसे मैं मजाक में बोले तो मैं डिनाई नहीं करूँगा। मैं कहूँ क्या पता कर लूँ मैं। जस्ट सेइंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सोच हमारे दिमाग में बनी हुई है। ठीक है, पहले से। अच्छा, और दुख की बात जानते हो क्या होता है? कोई अगर हमारे सोच को चैलेंज कर दे तो हमको बड़ा बुरा लगता है। दुनिया में जो हमारा बिलीफ है उसी को तो लोग चैलेंज करते हैं, तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। धार्मिक लोगों ने जितना कत्ल किया है दुनिया में, जितना खून बहाया, उतना नास्तिक लोगों ने नहीं बहाया है। ठीक है, जो भगवान को नहीं मानते हो सब खून नहीं बहाए हैं, जो भगवान को मानते हैं सबसे ज्यादा खून बहाए हैं सब। ठीक है, किस बात की लड़ाई चल रही है? विचारधारा की तो लड़ाई है, सोच की। ठीक है, अच्छा, मैं मानता हूं कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है, मेरा निजी मानना है कि भारत का शिक्षा व्यवस्था यहीं पर जो है कई बार फेल हो जाता है कि एडुकेशन डिग्री तो दिला रहा है, यही सोच का दायरा बढ़ाने का तरीका नहीं दिला पाया है कि मतलब किसी चीज़ को देखना कैसे है, सोचना कैसे है। जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि सर आपका क्या ओपिनियन है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। हर बात पर मेरा कोई ओपिनियन हो कोई ज़रूरी है क्या? अब मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, नो कमेंट्स। यस मिस्टर अभिलाष, क्या कहना चाहते हैं आप इस बात पे? नो कमेंट्स, कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, आम आदमी से किसी बात पे पूछो तो यस और नो के बीच में बोलता है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे किसी टॉपिक पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? जैसे किसी ने पूछा कि सर लोगों को इस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, सर क्या ओपिनियन है? कोई ओपिनियन नहीं है यार, मुझे नहीं पता, आई कांट कॉमेंट। ठीक है, मैंने इस मुद्दे को इतना करीब से नहीं देखा है, आई कांट कॉमेंट। समझ रहे हो? आम आदमी को ये बात बोल दो तो हजम ही नहीं होता है उसको। ऐसे कैसे ओपिनियन नहीं है? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं? तो बस यही पॉलिटी वॉलिटी पढ़ते समय हमको बचना है। हमारे दिमाग में एक पूर्वाग्रह है, एक विचारधारा है, जिसको छोड़ के पॉलिटी समझना है। इसीलिए जब पहले दिन स्टेट का डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर रहा था, जब राज्य का मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा था, तो कहाँ पर प्रॉब्लम फंस रही थी? एनीवन, कहाँ पर प्रॉब्लम फंस रही थी समझने में? सर जो हमने बचपन से पढ़ा है स्टेट के बारे में, जो हमने स्टेट के बारे में बचपन से पढ़ा है, ये बात बिल्कुल कुछ वैसे है कि कभी स्कूल या वगैरह में देख गया होगा तो अगर ब्लैक बोर्ड पर चौक से कोई चीज़ लिखा रहता था और टीचर डस्टर से मिटा के दूसरा कुछ लिखता था, बहुत करीब से जाके ब्लैक बोर्ड पर देखते तो तुमको दिखाई देता इसके पहले क्या लिखा हुआ था।
ठीक है, ऐसे ही हम लोगों का ब्रेन हो गया है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ वॉश करके कुछ मैं नया ऐड भी करूंगा तो पहले ही से कुछ एडेड है। दिक्कत ये नहीं है कि पहले ही से कुछ एडेड है, दिक्कत ये है कि एक तो अधूरा एडेड है और ऊपर से गलत एडेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स उस लेवल पर खुद ही एडुकेटेड होते हैं और मेरा सोसाइटी खुद ही उस लेवल पर एडुकेटेड होता तो तुमको यहाँ थोड़ी ना भेजता पढ़ने के लिए। अच्छा, और तुम भी कोई बहुत ज्ञान लेने के दृष्टिकोण से नहीं आए हो, तुम भी इसी दृष्टिकोण से आए हो, मेरा बीएड का एग्जाम सिलेबस में क्या पूछेगा बस उतना करा दीजिए, बाकी दुनिया चूल्हे में जाए, हमें कुछ नहीं पढ़िए। क्योंकि यूथ तो सेल्फ सेंटर्ड है। ठीक है, यूथ को तो सिर्फ अपने काम से काम रहता है। तो जब मर भी रहोगे तो यूथ क्या कहेगा, अब वो मर रहा है, हमको तो अपने काम से काम रखना है। ठीक है, तो उसमें कहीं एक ह्यूमैनिटी वाला एलिमेंट जो है खो जाएगा। खैर, तो ये बात तो जो है ना, ये हमको यही चीज़ समझना है कि पढ़ते समय हमारे पास बौद्धिक चेतना भी उस हिसाब से रहे। एंड हाँ, मेरा ये मानना है कि टीचर्स भी अब उस तरह के नहीं आ रहे हैं। नए जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो भी स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं ना। समस्या ये शिक्षा व्यवस्था का कि हर चीज़ पर रिटर्न इंस्ट्रक्शन आता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब आएगा तो जहाँ तक फुल स्टॉप लगा रहेगा वहीं तक सोचोगे भी। इसीलिए मेरे जैसे लोग फॉर्मल सिस्टम छोड़ के भाग गए। हमसे कोई पूछता है क्यों नहीं कहे तो मैं क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भाग गया छोड़ के वहाँ से। जब मेरी बीएड में ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं कोई बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा था, तब तक जो रेगुलर टीचर थी वो टप से मेरे क्लास में बोल दी बीच में। तो मुझे लगा कि यार आप चुप रह सकते हो, ठीक है, आप चाहे वहाँ पर पढ़ा रहे हो, मैं चाहे आप ट्रेनिंग टीचर हूँ, आपसे जूनियर हूँ, लेकिन जो मैं कंटेंट एक्सप्लेन कर रहा था ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रहा था। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि अच्छा, मुझे ज़्यादा बेहतर ढंग से नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उनकी भी नौकरी चल रही है। ठीक है, तो उनका इंटरप्शन जायज़ है, ये मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि उतना इंटरप्ट करना उनका बनता है। ठीक है भाई, वहाँ से अपना नौकरी बचा रहे हैं तो वहाँ जो सिलेबस और लाइन लेंथ लिखा हुआ है उतना कंप्लीट करिए, फुल स्टॉप लगाइए और निकलिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने का। बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, स्कूल का प्रिंसिपल भी खुश, और सिस्टम और डायरेक्टर भी खुश, और सरकार भी खुश। क्योंकि तुम पैसा दिए, फीस दिए, तो स्कूल के डायरेक्टर वगैरह खुश हैं, सब सही चल रहा है। प्रिंसिपल भी खुश है क्योंकि सिलेबस तुमने टाइम से कंप्लीट कर दिया है। पेरेंट्स भी खुश हैं क्योंकि बच्चा उनका जा रहा था, मुस्कुराते हुए घर आ रहा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है उसको। सरकार भी खुश है क्योंकि उसको भी अपने हिस्से का टैक्स मिल गया। ठीक है, बलि किस चीज़ की चढ़ी? विचारधारा की, एक बौद्धिक चेतना की, जो समय के साथ डेवलप करने की हमें आवश्यकता है। कुछ तो है जिसका बलि चढ़ा है। ठीक है, और वो क्या है वो हमें तुरंत में एहसास भी नहीं हो रहा है कि उस सब्जेक्ट को हमें कैसे देखना है। हर सब्जेक्ट क्या हो गया है, पढ़ो, पास करो, मार्क्स ले आओ। आता क्या है? कुछ नहीं। यहाँ कितने बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के हैं? जरा रेज करिए हैंड। बहुत बेहतरीन, 11-12 बच्चे हैं भाई। एक सेकंड, रेज का हैंड रेज रखिए। ज्योति चौधरी हैंड रेज रखिए। मतलब 50% क्लास पॉलिटिकल साइंस की। अच्छा, जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का डिफरेंस नहीं समझा सकते हैं, अपना हैंड लोअर कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, लोअर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली का डिफरेंस नहीं समझा सकते हैं, सिर्फ एक बच्ची बची है। ये देखिए, देखो, ये शिक्षा व्यवस्था का हकीकत है। मैं प्रकृति से ही पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर वो गलत बता दी तो मुझे बहुत दुख होगा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके बात को। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए मुद्दे की बात समझो। हम लोग स्वयं इवेल्युएट करते हैं बात को। क्लास में 50% बच्चे पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। उनको लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल बहुत मामूली सा बात है। अब
ये तो ज़्यादा मैंने कठिन बोल दिया, बेसिक सा बात लोकसभा राज्यसभा में ठीक से डिफरेंस एक्सप्लेन करने कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी इनको। या फिर कह लो कि ठीक से मैं कह दूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, दिक्कत हो जाएगी। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट कर रहे हैं या कर लिया है, या कहो मास्टर्स वाले भी होंगे। कितने ऐसे हैं जो मास्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस से या कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो। अच्छा, प्रकृति है, हे प्रभु ख्याल रखना उसका, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे भी जीना है। पता चला बच्चा कुछ ऐसा बता दिया, मैं सर पकड़ लिया अपना। ठीक है, तो अच्छा आप लोग देखिए, खुद से इवैल्यूएट करिए। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा के बेसिक कन्फ्यूजन माइंड में बने हुए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को लेकर बने हुए हैं, और ग्रेजुएशन कर लिए हैं, साक्षर हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हो तो समझ रहे हो, एमए कर लियो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, एज इफ कितने बड़े ज्ञाता है, एकदम देखते ही लाल कारपेट इनका लग के स्वागत किया जाएगा, आ गए राजनीति के नए दार्शनिक, राजनीति शास्त्र के। लेकिन क्या है, बेसिक सा भी डिफरेंस नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कुछ इसमें मौकरी वाली बात नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई कुछ ऐसी की क्यों बेसिक सी बात मिस हो गई। यहां से क्या कोशिश करना है, बस वो बेसिक सा बात मिस ना हो। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, और अगर तुम्हें वो बेसिक सा बात मिस करना छोड़ दिए तो पैसा तुम्हें कभी गिनना नहीं पड़ेगा, तौल के भी काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हाथ से गिना, बोरे में पैसा भरने का मौका आएगा। हाँ, अगर आपको उस लेवल का नॉलेज है तो लोग आएंगे जो कहेंगे देख लो यार, पैसा रखा है, बोरा ले लो, जितना भर सकते हो भर लो, लेकिन हमारे ही यहाँ काम करो। लेकिन फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई साहब कॉन्सेप्ट में। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप टीचर बनने को सोच रहे हो और हमको टीचिंग सेक्टर में जाना है। ठीक है, वहाँ पर ये बात लागू होती है, क्योंकि ये सब तो कहने की बातें हैं कि हम जन सेवा करना चाहते हैं, सैंक्टिमोनियस और फलाना ढिकाना। देखो, जब तक तुम इस तरह का बकवास का बात करते रहोगे तब तक तुम खुद से कुछ अर्न भी नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे बेहतर लाइफ में। तो वाकई बता रहे हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहने चाहिए इस बात को लेकर कि जब तक आपका पर्सनल लाइफ हेल्दी और वेल्दी नहीं रहेगा तब तक तुम अपने स्टूडेंट से अच्छा बिहेव भी नहीं कर पाओगे, तब तक तुम उसको धैर्य से पढ़ा भी नहीं पाओगे, तब तक तुम उसको धैर्य से समझा भी नहीं पाओगे। आप देखा करिए, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग देख के नहीं आया है, कोई बच्चा इधर उधर से किताब कॉपी पर फालतू बात कुछ पढ़ रहा है, तो उस पर देखोगे कि मैं ट्रिगर हो जाऊंगा। लेकिन कोई बच्चा, अभी आप देखिएगा आगे जब कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को दिक्कत होगा, वो 10 बार भी मेरे से पूछ सकता है, और मैं कह रहा हूं तो पूछ सकता है बिना किसी दिक्कत के, वहां मैं बिल्कुल ट्रिगर नहीं होऊंगा। ये इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा व्यक्ति और ये वो सारा कुछ। देखिए, ये आप भी हो सकते हो, इट्स जस्ट बिकॉज कि आपकी पर्सनल लाइफ हेल्दी वेल्दी चलनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास और चैलेंजेस नहीं है तभी आपका बिहेवियर भी सुधरेगा। गुर्बत में बहुत ज़्यादा जो है, मतलब गरीबी में बहुत ज़्यादा जो है ऊंची ऊंची बातें अगर आप करोगे तो सूट नहीं करता आप पे। ठीक है, अदरवाइज तो आम आदमी को ही लगता है हम मानी के पास इतना पैसा, शादी में इतना खर्चा किए थे, इतना से इतना लोगों का शादी हो जाता, क्या जरूरत था खर्चा करने का। अबे तो तुम कमा लो, तुम और लोगों के लिए कर देना, तो मत खर्चना अपनी शादी में अपने बच्चों के। अब उसका बच्चा था, उसने खर्च किया। मिलते हैं कि लोग नहीं, कितना शादी में खर्च किया, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है और ये वो। सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा था कि नहीं लोगों का, इस पैसे पर क्या करना चाहिए लोगों ने बता रखा था। ठीक है, अब भाई खुद के पास नहीं है तो यही करते हैं, ज्ञान देते हैं कि अगले को पैसे का क्या करना चाहिए। अभी तुम्ही से पूछना रह गया था उसको। ठीक है, प्रॉब्लम तो तब होगी जब राधिका मर्चेंट, शायद उससे शादी हुई है ना, हाँ, वो बहुत सी लड़कियों ने राधिका मर्चेंट की वाली एंट्री जो है देख के रखी हुई है, वो वाला एंट्री का पोज उनको अपनी शादी में मारना है। ये सिर्फ उस एंट्री के पोज के लिए अपने जो है गार्जियन का जो है इस बात पे घर भेजने को तैयार है कि इस एंट्री पोज के लिए व्यवस्था किया जाए मेरे शादी में। एक दिन के लिए मैं भी रानी दिखूंगा और एक दिन के लिए मेरा गधा भी आएगा जो घोड़े पर बैठ के आएगा मेरे पास। जिंदगी में चाहे कभी घोड़े पर न बैठा हो, लेकिन उस दिन तो घोड़े पर बैठेगा और मैं ये वाली एंट्री लूंगी।
एक्चुअली इसमें गलत कुछ नहीं है, खर्चो और खर्चो जितना खर्च सकते हो, दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दिक्कत ये है कि तुम्हारा अर्निंग उस तरह का नहीं है, तो तुमको नहीं करना है और किसी कीमत पर नहीं करना है। फिर तुमको ये देखना है कि मेरा अर्निंग इस लायक पर हो जाए कि कम से कम तुम अपनी 5वीं 10वीं 25वीं कोई सा भी एनिवर्सरी मना रहे हो, पैसा रहेगा तो फिर से ऐसा एंट्री कर लेना, ठीक है। नहीं पैसा है तो बुढ़ापे तक उस एंट्री मत करिए आप। बात बस इतनी सी है। कहने का मतलब ये है कि तुमको अगर लगता है कि, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको लगता है कि अगर अंबानी ने 10,000 करोड़ शादी में खर्चा किया, मान लेते हैं, ठीक है, 10,000 करोड़ शादी में खर्चा किया, ठीक है, डन। तुमको पता है रिलायंस वाले ना अभी का अभी रात में केवल एक ढंग का अनाउंसमेंट कर दें कि कल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है हमारा इंश्योरेंस का भी काम शुरू होगा, तो जो शेयर 330 रुपए का है वो 430 का हो जाएगा। तो सुबह से शाम में ना उनका 50 जो 10,000 करोड़ खर्चा किया 25,000 करोड़ का इनकम हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये वाला व्यवस्था हो तो खर्चा करो, क्या दिक्कत है। एक तो पेट्रोलियम पे अनाउंसमेंट करेंगे, रिलायंस का शेयर जो 1280 रुपए का चल रहा है अगले दिन 1480 रुपए का हो जाएगा, और कंपनी को शाम तक ही 1 बिलियन का फायदा हो जाएगा। तो उसके आगे 1 बिलियन के आगे क्या है फिर, 10,000 करोड़ ये सब क्या है चल रहा है, कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ बस इतना है कि अगर आपके पास ये वाला व्यवस्था हो तो करिए, दूसरे को देखकर अपना माथा मत फोड़िए। फर्क बस यहां पर है। लेकिन जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनको ये नहीं है, तो क्या करें। सोशल मीडिया बता रहे हैं अंबानी को पैसा कैसे खर्च करना चाहिए, अब उनको वही रह गया तुमसे पूछना है कैसे खर्च करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई उढ़ाई में भी लेके हर चीज़ पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। तो पढ़ने से पहले, पॉलिटी समझने से पहले, हिस्ट्री समझने से पहले, जियोग्राफी समझने से पहले, फैकल्टी को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर सभी लेवल पर हमको अपने बौद्धिक चेतना का विस्तार करने की आवश्यकता रहती है, ठीक। तो इसी नोट पर आज की क्लास में कुछ बहुत फंडामेंटल और बहुत बेसिक बातें मैंने की है। इसी नोट पर मैं क्लास को रैप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट का लेवल मल्टीपल टाइम आपको अपग्रेड होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और सभी कैंडिडेट्स के पास लूसेंट जीके वाली बुक होनी चाहिए, हर कैंडिडेट के पास। क्या किसी बच्चे को मेरे क्लास में नोट्स बनाना है? नहीं, कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास में आप देखोगे मोर और लेस मुरारी बापू की कथा चल रही होती है, जो सुन के बहुत अच्छा लगता है, जीवन में चाहे लागू करो ना करो, ठीक है। तो लिखने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन एक एक लाइन मैं नोट्स में मार्क करवाऊंगा। क्यों मार्क करवाऊंगा? क्योंकि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझता हूं, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा पर चलती है कि जिसका मार्क्स ज़्यादा वो चलेगा, ठीक है। हाँ, मार्क्सवादी विचारधारा से मैं मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा पर चलती है। तो इसीलिए मैं ना नोट्स में एक एक लाइन मार्क कराऊंगा आप लोगों को कि देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रटना है। तो चाहे तुम उसको पानी पी के रटना, चाहे एक ही बार में रट लेना, तुम्हारी इच्छा है। तो मैं एक एक चीज़ ना नोट्स को मार्क कराऊंगा। तो आपके पास लूसेंट जीके वाली बुक होनी चाहिए। मैं आपको एक बार शो कर दे रहा हूँ, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, परचेज कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप इंग्लिश मीडियम वाला लूसेंट रखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम का नहीं रखोगे, साथ में इंग्लिश मीडियम का भी रखोगे। क्यों रखोगे बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। मार्केट में 150 से 200 रुपये का मिलता है, अमेज़ॉन पर तो 250 रुपये का है, ठीक है। बेसिक बातें समझने और पढ़ने के लिए ये पर्याप्त है। सर मेरे पास 2 साल पुराना एडिशन है, सर मेरे पास लेटेस्ट वाला एडिशन है। भाई कोई सा भी एडिशन हो, बस पढ़ लो तुम, ठीक है। तो ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला भी रखेंगे और इंग्लिश वाला भी रखेंगे। क्यों रखेंगे, इस बात की समझ आपको समय के साथ आएगी, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मोर और लेस जो है देखने के लिए भी मिल जाएंगे। इंडिविजुअल बुक्स भी आती है, कॉमन एक जनरल नॉलेज का बुक है। इसमें ना एक एक लाइन में नोट्स आपको मार्क कराऊंगा। तो जैसे आज की क्लास में देखोगे, वी हैव बीन मोर अबाउट फिलोसॉफिकल, पॉलिटी को लेकर थोड़ी हम कुछ फिलोसॉफिकल बातों पर चर्चा किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में आप देखोगे कॉन्सेप्ट हम लोग लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5, 6 से कॉन्सेप्ट देखोगे कि नेक्स्ट 3 लेक्चर में कॉन्सेप्ट का लेवल काफ़ी अपग्रेड हो जाएगा।
और जो भी नोट्स वगैरह हैं आपको इसी बुक से मैं एक एक लाइन मार्क कराऊंगा, तो आपको ये पास ये बुक होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने ले रखा होगा, नहीं लिया नियरेस्ट बुक स्टोर पे मिल जाएगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप परचेज़ करके रखिए, ठीक है। तो यहीं पर मेरी सेवा समाप्त होती है।